हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। अभी आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को सेबी ग्रेड के एग्जाम के लिए। हमारा गोल है कि सेबी के एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट से। आपको ये गोल को आगे जाके हर एक सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है, चाहे वो कॉस्टिंग हो, कंपनी सेक्टर हो, फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो। अगर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बात करें तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे आपके लिए बेसिक सेशन लेकर आ चुका हूँ, ताकि आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सके जो स्पेसिफिकली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, आपको लगता है आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आप डायरेक्टली मेरी एप्लीकेशन पे जाके अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर मेगा एमसीक्यू टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली टोटल 100 क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली 250 स्टूडेंट्स इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए। आज हम थोड़े से बड़े मुद्दे पे बात करने के लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इंड ए7 को, जो बात करता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की। सर, हमारा सिलेबस दिखाओ। ये आपका सिलेबस है। सर, यहाँ पर लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अगर थोड़ा सा और पढ़े तो यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ने हैं। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि हमें इंड एएस पढ़ना है। आप हमारा सिलेबस क्यों बढ़ा रहे हो जी? अगर बात करें आपके सेबी के एग्जाम की, सेबी के प्रीवियस एग्जामिनेशन में इंड एएस 7 के टेक्स्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए। अगर एएस की बात करें तो इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोला जाता है, और इसको इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंड एएस है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको नोटिफाई करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंड ए7 के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें लिखी होती है कंपेयर टू योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंड ए7 का कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एएस 3। अब हमें इतना समझ में आता है कि भाई एएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें एएस को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंड एएस दोनों को प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं? आप पहले बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझे, और फिर जो इंड एएस में डिफरेंट बातें बोल रखी है आप उनको पढ़ लें। मोटा मोटी बातें सेम है, मोटा मोटा इंटेंट सेम है, कुछ जो एक्स्ट्रा बातें हैं उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है जी। आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो 2 क्वेश्चन आए थे, उनमें से एक क्वेश्चन गलत पूछा गया था आईबीपीएस के द्वारा। इस सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में जाके। अच्छा, ये सेशंस उनके लिए हैं जिनको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना आता है, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक्स क्लियर है। आज हम लीगल टेक्स्ट को यहाँ पे पढ़ने के लिए हैं। होपफुली आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रीवियस हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन इस इंडेक्स के टेक्स्ट से ही आएगा। ठीक है ना? अब मैं आपको अपने सेशन जो रिकॉर्डेड सेशन है मेरी एप्लीकेशन पे, उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। इसके ऊपर टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट ओपन नहीं है। अगर सारे टेस्ट मैं ओपन कर दूंगा तो जो मेरे एनरोल स्टूडेंट है मेरे को बड़ी गालियां देंगे ना। चलो, ओवर टू द लेक्चर। ये मेरे रिकॉर्डेड सेशंस हैं। ओके जी। हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में। आप और मैं ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ के आ चुके हैं, बना के आ चुके हैं। हमें पता है कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कैश का फ्लो क्या होता है। या तो कैश का इनफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें कोई भी कैश का फ्लो नहीं होता। अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो ब्रॉड 3 कैटेगरी में कैश के फ्लो को, कोई ट्रांजेक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर बिजनेस करके मैं कैश कमा रहा हूँ तो उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, ऑपरेशन करके मैंने पैसा कमाया। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स करके पैसा कमा रहा हूँ, या मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी, मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा दिया और फिर रिटर्न्स कमाए, ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मैंने पैसे को बोरो किया, मैंने बिजनेस करने के लिए पैसे को बोरो किया, मैंने फाइनेंस रेज किया, इसको क्लासिफाई करा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप और मैंने ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझा, एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़े, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे, एमसीक्यूज करे, सब कुछ कर लिया। सर, अगर हमने सब कुछ कर ही लिया है तो फिर हम आज क्या करने के लिए आए? आज हम पढ़ने के लिए आए थोड़े से एडवांस लेवल के प्रोविजंस जो दे रखे हैं आपके इंड एएस 7 के अंदर। इंड एएस 7 के अंदर जो कि है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का। जो हमने पहले पढ़ा था वो था एएस 3, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया देता है। मोटा मोटी बात है, एएस 3 छोटी कंपनी पे अप्लाई करता है, और इंड एएस 7 बड़ी बड़ी कंपनीज पे अप्लाई करता है। आज हम पढ़ेंगे इंड ए7 के अंदर क्या डिफरेंट बातें बोल रखी हैं एएस 3 से। ठीक है ना? ठीक है जी, वही बातें पढ़ेंगे। मोटा मोटी बात 90 to 95% सेम है, कुछ डिफरेंट बातें हैं, वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है बॉडी, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जिस जिस एग्जाम में उसका सिलेबस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को इंक्लूड करता है, उन्होंने 2 क्वेश्चन स्पेसिफिकली, अगर सेबी एग्जाम की बात करी जाए तो सेबी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंड ए7 के टेक्स्ट पे आ रखे हैं। तो हम उसके टेक्स्ट को रीड करने वाले हैं। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी आती है। आज हम पढ़ने के लिए हैं कि इन्होंने लिखा क्या है, ऐसी क्या बात लिख दी कि उधर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो हम पूरे के पूरे टेक्स्ट को आज रीड करेंगे। आप आंखें बंद कर लो और समझते रहो। कोई भी बात अगर इलॉजिकल लगती है तो बोलना सर बकवास पढ़ाते हो आप। ठीक है, बात को स्टार्ट करते हैं।
सेक्शन नंबर 129 से थोड़ा सा बेस को बिल्ड करेंगे। पहले हमारा कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट बोलता है जो जो कंपनी बनाना चाहता है मेरे अंदर आके रजिस्ट्रेशन ले ले, मेरे पास आए रजिस्ट्रेशन ले, तभी उसको कंपनी बनाने देंगे हम। पब्लिक कंपनी बनानी है, प्राइवेट कंपनी बनानी है, जो मर्जी बनाना है, आप आओ हमारी कंपनी सेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लो और बिजनेस स्टार्ट करो। अच्छा, अब लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले लिया, कंपनियां बना ली। अब कंपनी सेट बोल रहा है आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी, आपने हमारे पास आके रजिस्ट्रेशन लिया। हमारी बात में से एक बात यह है, सेक्शन नंबर 129 कहता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी जो एक ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपको दिखाने पड़ेंगे ना अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह। तो आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, जिसको कंप्लाई करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो नोटिफाई करे जाएंगे अंडर सेक्शन 133। ये सारे के सारे सेक्शन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 133 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफिकेशन लेकर आता है, हाँ जी कंपनियां आपको ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना है आज के दिन से, ठीक है ना। तो हमें समझ में आता है भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर कोई दे रखा है तो उसको मानना पड़ता है, लॉ कहता है ऐसा। अच्छा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग की एंट्री पास करते हैं। फिर जब हम क्या कहते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो उसमें जो फॉर्मेट फॉलो करा जाता है कि किस ट्रांजेक्शन को किस पर्टिकुलर क्या कहते हैं करंट लाइबिलिटीज है, करंट एसेट्स है, उनके अंदर सब हेड्स वगैरह क्या होंगे, वो सारा का सारा फॉर्मेट दे रखा है शेड्यूल 3 के अंदर, जिसको भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है ना। पहले अकाउंटिंग होगी, एंड में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। चलो, सेक्शन नंबर 129 कहता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, ये दे रखा है आपका सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 40 के अंदर, एक बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। आपका जो इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी में कितना पैसा आ रहा है, कितना वापस जा रहा है, तो उसकी भी आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। इसके साथ साथ आपको कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट, इन सब बातों को एक्सप्लेन करना आपको, ये नहीं कि बैलेंस शीट का एक पेज दे दिया, हाँ जी देख लो हमारी बैलेंस शीट है, उसको नीचे आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। अभी हमें इतना समझ में आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो को इंक्लूड कर दिया, मतलब कैश फ्लो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेक्शन नंबर 129 ने जिसने बोला कि सारी कंपनियों को क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हुए साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। इसमें कुछ एक्सेप्शन दी। एक्सेप्शन क्या बोला? देखो यार, अगर कोई रेगुलेटर है, वो अपनी स्पेसिफिक कंपनियों को जिनको वो रेगुलेट करता है उनके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट लेकर आता है, बोलता है कि आपको इस तरीके से बैलेंस शीट बनानी है, आपको ये क्या कहते हैं पॉलिसीज को फॉलो करना है, तो कंपनी सेट कहता है हम कौन होते हैं फिर? अगर कोई रेगुलेटर स्पेसिफिकली कोई बात बोल रहा है, कोई एक्ट स्पेसिफिक कोई बात बोल रहा है कि इस कंपनी को, इस टाइप की कंपनी को हमारा एक्ट फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो कह रहा है तब आप उनकी बात मान लो। तो इस सेक्शन ने लिखा कि द अबव प्रोविजंस जो सेक्शन नंबर 129 के है इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी इंश्योरेंस कंपनी। कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी का खुद का रेगुलेटर वो बताएगा। बैंकिंग कंपनी कह रहा है आरबीआई जो बोलता है उसकी बात मान लो। कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाली कंपनी है तो कह रहा है उनके स्पेसिफिक एक्ट है जो फॉर्मेट्स वगैरह देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के, तो आप वो फॉलो कर लेना। जिसके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स नहीं है, जिसका कोई एक्ट नहीं बना हुआ स्पेसिफिक फॉर्मेट देते हैं, तो उनको हमारी बातें फॉलो करनी है जो जनरल कंपनीज है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनका कोई स्पेसिफिक एक्ट थोड़ा है, उनको ये कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हुए बोला कि यहाँ पर हम कुछ एक्सेप्शन दे रहे हैं। एक्सेप्शन 129 सेक्शन से नहीं, मतलब हम कुछ कंपनी को एक्सेप्शन दे रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी या फिर एक्सप्लेनेटरी नोट है, इसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाओ। आप छोटी कंपनी हो, आप छोटी कंपनी हो, आप लीगल चीजों में ज्यादा क्यों घुस रहे हो? आप अपना बिजनेस करो, भी आप छोटी मोटी कंपनी हो, आपके कैश फ्लो देने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो बोला provided that the financial statement with respect to one person company, small company, dormant company may not include the cash flow statement। इनको एक ऑप्शन दिया गया, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करोगे ना तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बनाओ तभी भी चलेगा, बोला गया इनको। अगर 1% कंपनी की बात करें तो डेफिनेशन दे रखे कंपनी एक्ट के सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 62, जिसमें बोलते हैं जिसमें एक ही मेंबर है उसको 1% कंपनी बोलते हैं। अगर स्मॉल कंपनी की बात करें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में जो दे रखी है वो है स्मॉल कंपनी वो है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। सबसे पहली बात, अगर पब्लिक कंपनी तो उसको स्मॉल कंपनी नहीं बोला जाएगा, वो बड़ी कंपनी ही है। तो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं करती 4 करोड़ रुपीस। पेड अप शेयर कैपिटल है, आपको कंफ्यूज करेंगे ऑथराइज कैपिटल बोल के, क्या कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब अलग अलग नाम देके। आपको ध्यान रखना है पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ में एंड
उसका टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। एक भी कंडीशन को ब्रीच किया, आप स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं करे जाएंगे। सर क्या हो गया, स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? जी कंपनी एक्ट के अंदर बड़े सारे प्रोविजन होते हैं जिसके अंदर छोटी कंपनी को बेनिफिट देते हैं। जी आप छोड़ो, आपको अप्लाई नहीं करना, बिजनेस करो, ठीक है ना। तो स्मॉल कंपनी जितनी ज्यादा मतलब ये कंपनी रहेगी, उसको थोड़े से लीगैलिटीज में कम पड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो सर, हमें समझ में आता है पेड अप कैपिटल अगर हमारी 4 करोड़ तक है एंड हमारा टर्नओवर अभी 40 करोड़ तक है, 40 करोड़ तक है, तो हमें एक स्मॉल कंपनी बोला जाएगा, तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। साथ में डोरमेंट कंपनी क्या होता है जी, कुछ कंपनियां होती हैं कहते हैं यार हमारा कोई ऐसे बिजनेस वगैरह नहीं, हम कोई ट्रांजेक्शन वगैरह ज्यादा कर नहीं रहे, हम क्या अकाउंटिंग वगैरह करेंगे, हम तो ऐसी बनाई अभी कंपनी, हम आगे जाके कोई प्रोजेक्ट करेंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे। या फिर मैंने कोई कंपनी बनाई जिसके अंदर मैंने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रख दिया, मैंने कंपनी बनाई, उससे अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो भी एक्सपेंसेस वगैरह थे, जो भी अगर मैंने परचेजिंग वगैरह करी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, तो मैंने उस कंपनी के फॉर्म में उसको परचेज कर लिया, बट वहां पर अभी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। तो कह रहे हैं आप कंपनी एक्ट में जाके एक एप्लीकेशन देंगे कि मेरे को डोरमेंट का स्टेटस दे दे, मैं अभी काम नहीं कर रहा, आगे जाके करूंगा। अगर मैं डोरमेंट हूं, अभी मैं काम ही नहीं कर रहा, तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या उखाड़ लेगा? तो बोला जी अगर आप वैसे ही डोरमेंट हो, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप छोड़ो, आप बिजनेस ही नहीं है, आप कोई काम ही नहीं कर रहे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देके आप क्या कर लेंगे? तो सेक्शन नंबर 455 बोलता है डोरमेंट कंपनी वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट or to hold an asset or intellectual property right and has no significant accounting transaction, such company or an inactive company may make an application to registrar। यहाँ पर रजिस्ट्रार का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है ना, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। इनको बोलेंगे जी हमारा कोई काम नहीं है, अब हमें डोरमेंट का स्टेटस दे दो, हमें डोरमेंट का स्टेटस मिल जाएगा, तो हमारे को क्या कहते हैं लीगैलिटीज में कम पड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो अगर हम AS3 की बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो उसने भी बोला था, AS3 ने भी बोला कि यार बड़ी सारी एंटिटीज पे हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ना पड़े, मतलब उसको ना बनाना पड़े। तो AS3 ने भी कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ऊपर के एक्सेप्शन डिफरेंट थे, AS3 के एक्सेप्शन डिफरेंट है। AS3 बोलता है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज को ये स्टैंडर्ड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, AS3 को। अब ये स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज है क्या? इसकी डेफिनेशन इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में दी, जिसमें बोला अगर किसी की इक्विटी या डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है तो वो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज नहीं है, बड़ी एंटरप्राइज है। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज कौन है जी? मेरे सिक्योरिटीज लिस्टेड है जी, आप स्मॉल नहीं, आपके सिक्योरिटी तो लिस्टेड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंडीशन दी, एक एंटिटी अगर लिस्टेड है तो वो स्मॉल नहीं हो सकती, तो बोला हुज इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड, वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बोली जा सकती है अगर और कोई कंडीशन आप ब्रीच नहीं कर रहे। बोला बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, कह रहा है ये कभी भी स्मॉल नहीं होगा, बैंक हमेशा बड़ा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा बड़ी है, ठीक है जी। टर्नओवर के बारे में बात बोली गई, यहाँ पर लिमिट दी गई 50 करोड़ तक की। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तब आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बोला जा सकता है। साथ में अगर बोरिंग्स की बात करें, अगर आपकी बोरिंग 10 करोड़ रुपीज तक है, 10 करोड़ रुपीज तक है, किसी भी मतलब अगर पिछले साल की बात करें उसमें कभी भी किसी भी दिन आपकी 10 करोड़ से ऊपर की बोरिंग होगी तो आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं रहेंगे। टर्नओवर की बात करें, आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर के अंदर अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो गया तो आप अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं है। इस साल आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब बोरिंग्स की बात करें तो उसमें पब्लिक डिपॉजिट्स भी आता है। अगर टर्नओवर की डेफिनेशन की बात करें तो बोला उसमें हम अदर इनकम को इंक्लूड नहीं करें। टर्नओवर आपका स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड आपकी जो सेल्स वगैरह हो रही है, अदर इनकम को हटा दिया, ठीक है ना। तो 50 करोड़ की एक लिमिट आ गई, बोरिंग्स के अंदर 10 करोड़ तक की लिमिट आ गई। साथ में बोला अगर कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, एक कंपनी, एक एंटरप्राइज जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं है, एक स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज जो नहीं है, मतलब ऊपर चार बातों में वो आ रही है, अगर इसकी होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह है तो कह रहा है उसको भी SME का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अच्छा एक और बात की करें, मतलब एक और बात को गौर करें, यहाँ पर देखो एंटरप्राइज वर्ड लिखा है क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ कंपनी पे थोड़ा ना अप्लाई करते हैं, वो तो बाकी सारी जो जिस भी फॉर्म में आप काम करो उस पर अप्लाई करते हैं वो, ठीक है ना। चलो जी अब हम पढ़ने वाले इंड AS7 के प्रोविजंस, जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। काफी सारी बातें तो सेम है जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में पढ़ी है, पहले के सेशन में पढ़ी है। जो डिफरेंट बातें, इंपॉर्टेंट बातें, उनको मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट नहीं है, उसको मैंने रेड में हाईलाइट कर रखा है।
चलो जी, बात को स्टार्ट करेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे, लॉजिकल चीज़ों को लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो एबिलिटी बताता है एक एंटिटी की कि भाई कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, हिस्टोरिकल चेंजेस कितना रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के एंटिटी में, जिसके बेसिस पे एक फ्यूचर के प्रोजेक्शंस बनाए जा सकेंगे कि भाई अभी इतना कैश कमा रहे हैं, तो आगे जाके भी क्या पता इसके आस-पास रहे, तो प्रोजेक्शंस बेसिस के लिए वो काम करता है, हेल्प करता है। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रीड करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी वो अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करेगा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूँ, बैलेंस शीट की बात करूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ, तो उसमें आपको दे रखा है भई हमारी बड़ी सारी सेल हुई है, 10-15 हज़ार करोड़ रुपए की सेल हुई है, ठीक है जी? अब उसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है जी, आपकी 10-15 हज़ार करोड़ की सेल तो हुई है। अब हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके कि इनको ऑपरेशन से पैसा रियलाइज़ हो रहा है कि भी नहीं हो रहा? कहीं इनकी सेल तो हो रही है, बट पैसा रियलाइज़ नहीं हो पा रहा, आपका क्या कहते हैं रिटर्न्स, पैसा लोग दे नहीं रहे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो एक बहुत एक अच्छा टूल है, टोटल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जहाँ पर कमियाँ आ जाती है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो कमियों को थोड़ा-सा दूर करने का काम करता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अगर इसको पढ़ें, अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो व्हेन यूज्ड इन कंजंक्शन, साथ में यूज़ कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस से विद द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट enables यूजर्स टू इवैल्यूएट। अगर आपकी एंटिटी में नेट एसेट्स के अंदर चेंज आया, नेट एसेट्स मतलब नेट वर्थ में चेंज आया, तो क्या रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा भाई चेंज आया कैसे है। क्या पता आपने ऑपरेशन में बहुत पैसा कमा लिया हो, उससे आपका नेट एसेट में चेंज आया, प्रॉफिट्स काफी बढ़ गए हो, या फिर आपने क्या कहते हैं इक्विटी से सीधा पैसा रेज कर लिया हो, उससे भी तो नेट वर्थ नेट एसेट बढ़ जाते हैं, आपने बिजनेस में और पैसा डाल दिया। तो कह रहा है कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बेटर इंटरप्रिटेशन कर पाएगी बैलेंस शीट के साथ साथ, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी की बात करी जाए, जी लिक्विडिटी लिक्विडिटी काफी एनहांस हो गई है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सॉल्वेंसी काफी एनहांस हो गई है। तो कह रहे जी इनके पास पैसा कहाँ से आया, उसका सोर्स कहाँ से पता चलेगा? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं कि हाँ जी इसके अंदर क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन ले लिया गया, लॉन्ग टर्म लोन से शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करी जाए, सॉल्वेंसी की बात करें तो देखिए भाई इन्होंने इक्विटी से कोई पैसा वैसा रेज करा है क्या इस बार? अगर इक्विटी ने ढेर सारा पैसा दे दिया तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एकदम सपोर्ट आ जाता है कि यार इक्विटी ने इतना पैसा डाल दिया, अब पैसे का कोई तो लाइबिलिटी नहीं है कि इसको वापस करना है, साथ में इसकी कोई अभी के लिए कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना? तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाएगी। द एबिलिटी टू इफेक्ट द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांस एंड अपॉर्चुनिटी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप देख के जज कर सकते हैं, अगर कुछ मतलब डिफिकल्ट टाइम्स वगैरह आता है तो एक एंटिटी कैश कहाँ से मतलब अरेंज करती है। अगर बात करें आज के टाइम की स्टार्टअप्स के टाइम की, तो यहाँ पर एक कोई ना कोई इन्वेस्टर होता है जो कहता है जी बिजनेस करो, टेंशन वाली बात नहीं है, अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको दूंगा पैसा। तो यहाँ पर बड़े सारे जो वीसीज हैं, टाइगर ग्लोबल वगैरह हो गया, आपका क्या कहते हैं ब्लैक रॉक हो गया, जो भी वीसी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो कहते हैं जी आप बिजनेस करो, कोई दिक्कत रहेगी तो हम क्या कहते हैं कैश डाल देंगे आपके एंटरप्राइज के अंदर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है, या जब भी थोड़ी डिफिकल्ट्स वगैरह आती है ना, तो यहाँ के इन्वेस्टर्स इनके इन्वेस्टर्स रेडी रहते हैं पैसा डालने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक क्या कहते हैं कंफर्ट लेके जाएंगे कि हाँ इसमें लगा सकते हैं पैसा, बिज काम नहीं डूबेगा ऐसा लग रहा है। चलो, cash flow information is useful in assessing the ability of entity to generate cash and cash equivalent and enable the user to develop model to assess and compare the present value of future cash flow। अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो कैश फ्लो एक बहुत बढ़िया मेजर होता है बिजनेस को वैल्यू करने का। जो आपके फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं उसको डिस्काउंट करा जाता है और देखते हैं भाई ये आगे कितना मतलब इस एंटिटी का कितना वर्थ है। एक बहुत ही फेमस मेथड है, बहुत ही मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा यूज करा जाता है, वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अगर आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बने होंगे तो उसके बेसिस पे अगर आपके पास हिस्टोरिकल 4-5 कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो उसके बेसिस पे आप ट्रेंड वगैरह देख के थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसीजर्स वगैरह लगा के आप एक प्रोजेक्शंस बना सकते हैं अच्छी सी, ठीक है। अब एक थोड़ा सा अच्छी सी बात, यहाँ पर क्या लिखा कि इट ऑल्सो एनहांसेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनहांस करता है द कंपेरेबिलिटी ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब है? देखो, आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी, सेम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा सेम इंडस्ट्री के अंदर है, बट मेरे अकाउंटिंग के मैंने पॉलिसीज को अलग चूज कर रखा है, आपके अकाउंटिंग की पॉलिसी अलग है। मैं डेप्रिसिएशन अलग तरीके से चार्ज करता हूँ, आप डेप्रिसिएशन अलग तरीके से चार्ज करते हैं। मैं जो इन्वेंट्री को वैल्यू करता हूँ, मैं अलग तरीके से वैल्यू करता हूँ, आप जो इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। तो इस केस के अंदर आपके मेरे क्या कहते हैं प्रॉफिट्स डिफरेंट आएंगे ना, मेरे क्या पता ज्यादा हो, मैंने थोड़ी सी चालाकी कर लियो प्रोसीजर्स को मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी को सेट करते समय, आपने ना करी हो वो चालाकी, तो इस केस में मेरी कंपनी ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है इसके प्रॉफिट ज्यादा है, ये वाली कंपनी के अंदर पैसा लगाओ।
बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअल में सिर्फ ये अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से डिफरेंस आ रहे हो प्रॉफिट्स के अंदर। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे तो वहां पर एक ट्रू पिक्चर दिखेगी आपको, जी इस कंपनी ने कितना कैश कमाया ऑपरेशंस करके, और दूसरी कंपनी जिसको मतलब ज्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं थी, जब उसका कैश फ्लो देखा गया भाई इसका तो कैश ज्यादा है, ये तो कैश इसका ज्यादा है, तो मतलब ये बेटर एंटरप्राइज है। तो यहाँ पे बोला गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एनहांसेस द कंपेरेबिलिटी ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बाय डिफरेंट एंटिटी, क्योंकि ये एलिमिनेट करता है द इफेक्ट ऑफ यूजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉर द सेम ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करता है। कह रहा अकाउंटिंग की बात छोड़ो, यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग की बात नहीं चल रही, यहाँ पर कैश की बात चल रही है, कैश आ रहा तो दिखाओ, कैश जा रहा तो दिखाओ। ठीक है ना। चलो जी, ओके। Historical cash flow information is often used as an indicator of the amount and timing and certainty of future cash flows। पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री में अगर आपके कैश फ्लो ठीक है तो आगे से एक्सपेक्ट करा जाता है कि फ्यूचर में भी बात ठीक ठाक रहेगी। अगर हिस्टोरिकल में कैश फ्लो बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो आगे जाके बंदा कहेगा यार इसके कैश फ्लो बहुत फ्लक्चुएटिंग है, क्या पता आगे जाके नीचे चले जाए, कैश फ्लो आए ना भाई, मैं पैसा नहीं लगा रहा इसके अंदर। ठीक है। डेफिनेशन को पढ़ेंगे। कैश का मतलब क्या है भाई? कैश जो आपके पास रोकड़ा पड़ा हुआ हाथ में, और आपके डिमांड डिपॉजिट जो भी बैंक के अंदर पैसा पड़ा है, जिसको आप जाके बोलोगे हाँ जी मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बिजनेस करना है, उसको कैश बोला जाता है। कैश इक्विवेलेंट्स की अगर बात करें तो ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह ले लिए, बहुत ही मतलब ऐसे बेचो, बाहर लोग खड़े लाइन लगा के आप बेचो तो उनको ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल। कन्वर्ट किसमें? कैश में। इसलिए इनको कैश इक्विवेलेंट्स बोला गया कि ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है हाईली लिक्विड है। अभी बोलो मैं अभी इसको कैश में कन्वर्ट करता हूँ, शाम तक आपको कैश पकड़ा देता हूँ, तो इनको बोला जाता है कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी। नोन अमाउंट ऑफ कैश, इसमें आप अंडरलाइन करेंगे कि नोन अमाउंट ऑफ कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमें पता है। इसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क है चेंज इन वैल्यू का। अगर बात करें शेयर मार्केट तो उसके अंदर रेडिली कन्वर्टेबल है। आप आज शाम को सुबह खरीदो रिलायंस के शेयर, शाम को बेच दो। ठीक है ना, रेडिली कन्वर्टेबल तो है। बट यहाँ पर दिक्कत की बात है कि हमें पता नहीं शाम को कितना पैसा मिलेगा। मार्केट 10% टूट गई तो ठीक है जी, तो हमारे को क्लैरिटी नहीं है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को, इस हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं कि कितना अमाउंट हमें मिलेगा। पता होना अगर कैश इक्विवेलेंट आपको बोलना है तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कितना कैश आप इसमें से रिलाइज कर लेंगे। अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले रखे हैं तो आपको पता है आपको कितना पैसा रिलाइज होगा। ठीक है ना। चलो जी। कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर इसकी एक्टिविटीज की हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटी, तो तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन करी गई। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग है, जहां से आप क्या कहते हैं पैसा कमा रहे हैं। अगर मैं बात करूं एक एंटिटी को अगर आपको जज करना है ना, तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही देखना उसका। हाँ जी, ऑपरेशन करके कितना पैसा कमा रहे हो। अगर बात करें कि एक एंटिटी कैश में डूबी पड़ी है, बड़ा सारा कैश है उसके पास, कह रहा जी मेरे पास 500 करोड़ रुपए पड़ा है कैश। अगर मैं उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा तो उसके ऑपरेशन से जीरो, अभी ऑपरेशन करना स्टार्ट ही नहीं किया, बट उसने फाइनेंसेस रेज कर लिए, लोगों ने उसके आइडिया के ऊपर उसको 500 करोड़ रुपए दे दिए। तो क्या मैं इस एंटिटी को अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जज कर सकता हूँ? जी 500 करोड़ जो आपके पास पड़े हैं वो फाइनेंस आपने रेज किया, अभी कोई बिजनेस थोड़ा ना कराने। बिजनेस करो तब बात करेंगे। ठीक है ना। ठीक है जी। अच्छा, एक और एंटिटी की मैं बात करूं। एक एंटिटी ने ऑपरेशंस करके लॉसेस कमाए, ऑपरेशंस करा, बिजनेस करने बाहर जाता है और हमेशा पैसा गवा के आता है। बट उसके घर वालों ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रखी थी, उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी उस एंटिटी ने। अब वो इन्वेस्टमेंट्स अच्छी खासी रिटर्न दे रही है, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अच्छा खासा उसको क्या कहते हैं डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है। तो उस केस के अंदर आप बिजनेस को जज कैसे करोगे? आप बोलोगे जी नो डाउट आपका क्या कैश फ्लो के अंदर आपका पैसा तो आ रहा है, बट वो ऑपरेशन का नहीं है। आपका जो पैसा आ रहा है ना वो इन्वेस्टिंग वाली एक्टिविटी से आ रहा है। इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखे वो आपको रिटर्न दे रही है। अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो आप ऑपरेशन में तो और भी गवा दो पैसा, ऑपरेशन में तो आप पैसा गवा ही रहे हो। ठीक है। Operating activity are the principal revenue producing activity of the entity and other activity that are not investing or financing। अगर आपको किसी ट्रांजेक्शन को पहले क्लासिफाई करना, आपको क्लासिफिकेशन में दिक्कत आती है, ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, तो मोटा मोटी बात आप सिर्फ ये देखेंगे कि क्या ये ट्रांजेक्शन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग है कि नहीं। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग की बात करूं तो ये दोनों तो इजी है ना। फाइनेंस की बात करें, उधार लिया या उसको वापस किया, फाइनेंस। उधार लिया, उधार को वापस किया, फाइनेंस। इन्वेस्ट की बात करें, हमने किसी को पैसा दिया, हमने रिटर्न्स कमाने के लिए पैसा दिया होगा। हमने अगर किसी को पैसा दिया भाई रिटर्न्स कमाने के लिए, तो वो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। उसने मेरे को रिटर्न्स दे दिए, या मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर लिया, बोला बेचो इसको, खत्म करो, जो भी हुआ उसको बेचो, वापस दो मेरा पैसा, मेरे को ठीक नहीं लग रहा।
ये सारी की सारी इन्वेस्टिंग। इन दोनों को आप इजीली जज कर सकते हैं कि भाई एक ट्रांजेक्शन है आपके पास, आप उसको इजीली इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग बोल सकते हैं। जो बैलेंस ट्रांजेक्शन बची वो सारी की सारी ऑपरेशंस की वजह से हुई है जी, वो सारी की सारी ऑपरेशंस की वजह से हुई है, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। अब यहाँ पे थोड़ी सी और हम बात करते हैं। हमने एक लॉन्ग टर्म एसेट लिया, हमारा काम है शूज को मैन्युफैक्चर करने का। मैंने एक लॉन्ग टर्म एसेट लिया प्लांट एंड मशीनरी का, तो वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मैंने ऑपरेशन के लिए लिया ना वो, कि वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इसका आंसर है कि आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऑपरेशंस के अंदर आपका जो डायरेक्टली आप सेल्स वगैरह करके पैसा रेज करते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा आता है। जो आप परचेजेस वगैरह कर रहे हैं, आप परचेज करने के लिए पैसा दे रहे हैं, परचेजेस जो रॉ मटेरियल वगैरह, गुड्स वगैरह, लेबर को जो पैसा दे रहे हैं, वो ऑपरेशंस का पार्ट है। आपने जो लॉन्ग टर्म एसेट लिया है, जिसको यूज करके आप बिजनेस करने वाले हैं, वो अभी भी इन्वेस्टिंग क्लासिफाई करा जाएगा, वो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। आपने एक मशीनरी में इन्वेस्ट करा, आपने मशीनरी इन्वेस्ट करा, अब ये क्या पता आगे जाके आपको कैपेसिटी इंक्रीज करने की फॉर्म में रिटर्न दे दे कि भाई बहुत कैपेसिटी इंक्रीज होगी, इससे हम गुड ज्यादा बना सकते हैं। बट मोटा मोटी बात यह है, अगर आज के दिन में मैंने कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट, चाहे मेरे बिजनेस का है चाहे मेरे बिजनेस का नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी प्लांट एंड मशीनरी में, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी कोई बिल्डिंग के अंदर, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी कोई शेयर्स के अंदर, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी क्या कहते हैं अलग अलग कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, लॉन्ग टर्म नेचर का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग की बात करें, जो आपने पैसा उधार पे लिया, इसको अगर इंग्लिश में बोले, चेंजेस इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्विटी एंड बोरिंग ऑफ द एंटिटी। अगर इक्विटी एंड बोरिंग में चेंजेस आ रहे हैं, उसके कॉम्पोजिशन और साइज में चेंज आ रहा है, तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। आपने बोरिंग रेज करी, बोरिंग वापस करी, इक्विटी रेज करी, रिडक्शन करा इक्विटी का, आपने डिविडेंड्स वगैरह दिए, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी बोरिंग पे, वो सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मजा आ गया, ठीक है जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए आया। कैश इक्विवेलेंट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट। अब मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, मैंने बोला यार कैश बैंक में पड़ा है, कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा, इसको है ना ऐसी जगह रख दो कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ तो पैसा आ जाए, कुछ कुछ पैसा आ जाए। कैश इक्विवेलेंट आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट। मेरे को पैसा देना, आपको 2 महीने बाद देना ना, तो 2 महीने तक तो मैं कहीं पे रख सकता हूँ। तो मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड ले लिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड ने मेरे को आधा परसेंट, 0.75% कुछ भी रिटर्न दे दिया उस 2 महीने के पीरियड में। कैश इक्विवेलेंट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट रादर देन फॉर द इन्वेस्टमेंट। ये जो मैंने 2 महीने के लिए पैसा गवर्नमेंट के बॉन्ड में डाला, मेरा इन्वेस्टमेंट का पर्पस नहीं था। मैंने कहा यार इसको 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, पैसा तो मेरे पास पड़ा, 2 महीने बाद दे ना, तो अभी के लिए एक ऐसी जगह रख दो जहां पे कुछ रिटर्न आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा इंटेंट इन्वेस्टमेंट का नहीं था, मैंने कहा यार पेमेंट करनी है, तभी मैं इस गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा डाल रहा हूँ। Cash equivalent are held for the purpose of meeting short-term cash commitment rather than for the investment or other purpose. For an investment to qualify as cash equivalent, अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट तो है ना, गवर्नमेंट के बोर्ड में पैसा तो जा रहा है ना, इन्वेस्टमेंट तो है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट बोल रहा है, इट मस्ट बी रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। नोन अमाउंट ऑफ कैश में वो कन्वर्टेबल होना चाहिए। नीचे आपको एग्जांपल भी दे रखा होगा किसका, कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप रेडिली कन्वर्ट कर देंगे, बट आप रेडिली उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे, बट आपको नोन अमाउंट नहीं पता, इसलिए उसको हम कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें शॉर्ट टर्म का जो बात बोली गई, इसमें शॉर्ट टर्म का एक टेन्योर दिया गया, और टेन्योर आपको याद रखना है जो कि है 3 मंथ्स का, ठीक है जी। कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो भी आप पैसा डालते हैं वो इनसिग्निफिकेंट रिस्क पे डालते हैं, कोई भी चेंज इन वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू वही के वही रहने वाली है, इतना पैसा मेरे को रिटर्न हो जाएगा। एक स्पेसिफिक बात, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं जो आपको 3 महीने में रिडीम हो जाएंगे, 3 महीने में पैसा वापस कर देंगे, आपके पास कोई बंदा है, यार ये मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हैं, 3 महीने बाद ये कंपनी पैसा वापस कर देगी, जरा मेरे को अभी कैश की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बोलूंगा हाँ जी कितने के प्रेफरेंस शेयर है, कह रहा है 1 करोड़ के, मैं कह रिडीम कब होंगे, कह रहा 3 मंथ्स के बाद। मैंने कहा ले मेरे से तू 99 लाख रुपीज ले, मैं 1 करोड़ रुपए जाके क्या कहते हैं ले लूंगा उससे, क्या कहते हैं कंपनी से। तो ये भी क्या है मेरे लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 3 महीने के लिए मैंने क्या कहते हैं पैसा मेरे को वापस मिल जाएगा, नॉन अमाउंट ऑफ कैश है, इतने में रिडीम होंगे, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर एक्वायर्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ देयर मैच्योरिटी एंड विद स्पेसिफाइड रिडेम्पशन डेट, हमें पता है कब रिडीम हो रहे हैं, शॉर्ट मैच्योरिटी है, तो उसको भी कैश इक्विवेलेंट्स बोला जा सकता है, बोला जाएगा, ठीक है ना। चलो, बैंक बोरोइंग की बात करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में, सेबी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था, पढ़ते इसमें क्या बोला गया। बैंक बोरो अगर आपने करी है, सर बैंक बोरोइंग हमारी आंखें बंद है, हमारे कान बंद है, हमें सब कुछ पता है, ये है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कही है, सही बात है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है।
आपने बोरो करा तो फाइनेंस ही तो है। हाउएवर यहाँ पर एक बात आती है, अगर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करूं तो ये शॉर्ट टर्म पैसा रेज किया, शॉर्ट टर्म पैसा रेज किया तो ये मेरा क्या है, क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट यहाँ पर बोला कि अगर आपका बैंक का ओवरड्राफ्ट कैश मैनेजमेंट का आपका पार्ट है अभी कैश मैनेजमेंट का पार्ट का क्या मतलब है, देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका ओवरड्राफ्ट हमेशा ओवरड्रॉन रहता है, आप हमेशा उस पैसे को यूज करते रहते हैं, आप हमेशा 1 करोड़ 2 करोड़ नेगेटिव बैलेंस में चलता रहता है, मेरे को बोरिंग के लिए पैसा दिया ना, मैं उसको यूज करके रखूंगा जी, 2 करोड़ 3 करोड़ आपका पैसा यूज में रहता है हमेशा। तो बोला इसको तो हमेशा हम मानेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। क्लियर है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी, कह रहा है अगर आपका ओवरड्राफ्ट, आपका एक अकाउंट है जिसमें आपको बेनिफिट दे रखा है ओवरड्रॉ करने का, बट आप उसको ज्यादा ओवरड्रॉ करते नहीं, आपका ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी पॉजिटिव बैलेंस कभी नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव नेगेटिव, कभी 10 लाख रुपए प्लस होता है, कभी 10 लाख माइनस होता है, कभी 2 करोड़ प्लस होता है, कभी 2 करोड़ माइनस होता है, कह रहा है ऊपर नीचे चलता रहता है। कह रहा है अगर ये ऊपर नीचे चलता रहता है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोला जाएगा इसको, इसको कैश के फॉर्म में लिखा जाएगा कि हाँ जी अभी ये नेगेटिव बैलेंस है बट हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे चलता रहता है, इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहेंगे, हमने कोई बोरिंग नहीं करी इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा, अगर मैं बैलेंस शीट की फॉर्म में जाऊं तो बैलेंस शीट में कहां पे क्लासिफाई होगा, बैलेंस शीट में 100% 100 टाइम्स ये रिकॉर्ड करा जाएगा करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटी में ही आएगा ये। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर हम दिखाएंगे बैंक का ओवरड्राफ्ट, बट हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सेप्शन दी गई, अगर आपके कैश मैनेजमेंट का ये पार्ट है तो आप इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बोरोइंग फाइनेंसिंग में ना दिखा के आप इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नेगेटिव बैलेंस दिखा दो। समझ में आता है, यही इसी पॉइंट पे क्वेश्चन आया था कि भाई इंटीग्रल पार्ट है एक एंटिटी का कैश मैनेजमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां इंक्लूड करना चाहिए, तो उसका आंसर है बैंक ओवरड्राफ्ट आर इंक्लूडेड एज अ कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। समझ में आती है बात, ठीक है। A characteristic of such banking arrangement is that bank balance often fluctuates from being positive to overdrawn. पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस केस के अंदर ये कैश मैनेजमेंट का पार्ट है, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाना है। अगर हमेशा के लिए ओवरड्रॉन रहता है तो उस केस में कैश फ्लो क्या है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ओके, दोनों केस के अंदर बैलेंस शीट के अंदर ये करंट लायबिलिटी में आएगा। ओके, इग्नोर मूवमेंट इन कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कैश इक्विवेलेंट में भी तो मूवमेंट हो सकती है ना, मेरे पास पैसा पड़ा था, क्या कहते हैं, कैश बॉन्ड्स के अंदर, बॉन्ड्स में मैंने पैसा रिडीम करा, मैंने कहीं और लगा दिया, मेरे पास क्या कहते हैं बैंक के अंदर पैसा पड़ा था, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, क्या कहते हैं बॉन्ड के अंदर, कैश की मूवमेंट तो हो रही है ना, कह रहे इस मूवमेंट को आप इग्नोर करो, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको छोड़ दो, ठीक है ना। कैश फ्लो एक्सक्लूड्स मूवमेंट बिटवीन आइटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोला हम एक ही यूनिट है, जैसे आपने वो देखा धमाल पिक्चर, उसके अंदर वो कहता है ना, अरशद वारसी होता है और एक और होता है, कहता है जी हम दोनों एक ही यूनिट है, तो कह रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कह रहा है हम दोनों एक ही यूनिट है, हमारा कुछ अलग नहीं है, हम एक ही तरह चलेंगे, ठीक है, बिकॉज दीज कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो इनके आपस की मूवमेंट को बोला इग्नोर कर दो, ऑफ एन एंटिटी रादर देन पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कह रहे इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो थोड़ा ना ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का पार्ट है, इनके इन दोनों के बीच की मूवमेंट को छोड़ो, ठीक है। ओके जी, ओके जी। कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक बार फिर से पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने है, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द कंपोनेंट। आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ रहा है, कम से कम वो तो बताओगे ना जी, मेरे कैश इक्विवेलेंट में प्रेफरेंस शेयर आ रहे हैं जो 3 महीने में रिडीम होंगे, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आ रहे हैं, ऐसी और कोई इन्वेस्टमेंट्स आ रही है जो फटाफट में उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, फटाफट कन्वर्ट हो जाएंगी कैश के अंदर, नोन अमाउंट ऑफ कैश के अंदर विदाउट एनी रिस्क, तो बोला आप उसको डिस्क्लोज करेंगे कि भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता क्या क्या है, कितने कितने इन्वेस्टमेंट है, बताओगे तो सही ना। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज, रिक्वायरमेंट डाली गई, कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शैल प्रेजेंट अ रिकंसिलिएशन। एक और बात बोली, आपको डिस्क्लोज तो करना है क्या कंपोनेंट है, साथ में आपको एक रिकंसिलिएशन बनानी है। अब रिकंसाइल किससे करेंगे हम, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बना दिया जी, मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1 CR, ठीक है जी, 1 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब उसको आपको रिकंसाइल करना है, जो बैलेंस शीट के अंदर आपके क्या कहते हैं करंट एसेट्स में दे रखे होंगे ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट, कैश अलग दे रखा होगा, अलग अलग चीजें जो भी इन्वेस्टमेंट उनको आपने कैश को अलग दिखाओगे, अदर करंट एसेट्स में आपकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उनको दिखाओगे। तो बोल रहा है आपको जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा रहे हो उसको आपको रिकंसाइल करना है, जो बैलेंस शीट के अंदर आपने दिखा रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना, उसको आपको रिकंसाइल करके दिखाना है जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इतनी सारी बातें आ रही है, फिर आप उसको रिकंसाइल कर रहे हो कि देखो हमने बैलेंस शीट के अंदर जो करंट एसेट्स में दिखा रखा है, बैंक तो सीधा दिखा रखा है,
फिर अदर करंट एसेट्स के अंदर हमने दिखा रखा है कि कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो उसको रिकंसाइल करके दिखाना ना आपको कि देखो ये रहा सेम सेम अमाउंट है। ओके, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शैल प्रेजेंट अ रिकंसिलिएशन ऑफ द अमाउंट इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो विद द इक्विवेलेंट आइटम्स रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट। लॉजिक देखो, मजा आ गया। जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पड़ेगा वो अभी के अभी उठा के देखे बैलेंस शीट के अंदर, देखो रिकंसिलिएशन बनाई कि नहीं बनाई। ओके, पॉलिसी कॉम्पोजिशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला गया, अभी आपकी जो भी पॉलिसी वगैरह ना उसको आप डिस्क्लोज कर देंगे कि कैश एंड कैश मैनेजमेंट के लिए आपने क्या पॉलिसी बना रखी है। ये भी एडिशनल बात है, ठीक है, आपको पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। जो कैश मैनेजमेंट की बात है ना, वो आई ही इंडिया 7 के अंदर है, AS3 के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन पॉलिसी, अगर आपने कोई पॉलिसी चेंज करी है कि आपको कैसे कैश मैनेज करते हैं, उसमें कोई चेंज आ रहा है, तो आपको वो इंड AS8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एरर, वो सारी की सारी बातें आपको इंड AS8 को फॉलो करते हुए बताना है कि हमने अपनी कैश मैनेजमेंट की पॉलिसी में चेंज लेकर आए, ये हमारी पॉलिसी में चेंज है, इसको आप पढ़ लें, फिर आप हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जाके देख लें। अब मैं आपको देखो ये हर एक इंड AS के बारे में क्यों इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इंड AS के नाम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो हम जो भी इंड AS पढ़ रहे हैं उसके अंदर अगर किसी और इंड AS का रेफरेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका नाम याद हो जाए, वही काफी है, ठीक है ना। नाम से समझ में आ रहा है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, एरर वगैरह हो रहे हैं, तो उसका एक इंडेक्स 8 है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं अगर आप कुछ चेंज करते हैं, कैश मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसको अगर आप चेंज करेंगे तो आप डिटेल बताएंगे क्या चेंज करा है, क्यों चेंज करा है, ठीक है ना। चलो, प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम अलग अलग क्या कहते हैं एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। काफी सारी बातें आपने पहले पढ़ रखी है, रिपीट होंगी, बट आप सुनेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग और नई बातें भी आने वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस, आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। आपके लिए ऑपरेटिंग अलग हो सकता है, मेरे लिए ऑपरेटिंग अलग हो सकता है। मेरे लिए ऑपरेटिंग है शूज मैन्युफैक्चरिंग, शूज के रिस्पेक्ट में जो मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, क्या कहते हैं शूज को जो बेच रहा हूँ, वो मेरे लिए ऑपरेटिंग है। अगर आपका बिजनेस है, आप कोई क्या कहते हैं बैंक वाला फंक्शन कर रहे हैं, अगर आप बैंक है तो उस केस के अंदर आपके लिए ऑपरेटिंग क्या है, आप इंटरेस्ट पे पैसा क्या कहते हैं दे रहे हैं, आप इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं, आप डिपॉजिट्स ले रहे हैं, आप लोन वगैरह दे रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो आपके लिए ऑपरेटिंग है, ठीक है। मेरे लिए वो ऑपरेटिंग नहीं है। अगर मैं किसी से पैसा उधार पे ले रहा हूँ तो मेरे लिए वो फाइनेंस है। आपके लिए वो ऑपरेटिंग हो सकता है, आप डिपॉजिट्स वगैरह लेंगे तो वो, ठीक है ना। चलो, समझ में आती है बात। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, आपको नेचर ऑफ बिजनेस पे देखना है, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको क्लासिफाई करना है कि ये मेरे लिए ऑपरेटिंग है कि ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट चलो ठीक है, ले लिया एक एग्जाम्पल, और डिटेल में नहीं जाना। ओके, a single transaction may include cash flow that are classified differently, important है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मशीनरी को परचेज किया जो डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे है, मतलब आपने बोला यार मशीनरी तो दे जा, पैसे अभी नहीं दे रहा, अभी दूंगा, अभी पैसे नहीं है। अब मशीनरी अगर मेरे पास आ गई, आज मेरे घर पे मशीनरी आ गई, फैक्ट्री के अंदर मशीनरी आ गई, तो मेरा अभी कैश को भी फ्लो नहीं हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। इतनी तो बात की क्लैरिटी है ना। मशीनरी आ गई, पेमेंट भी कोई नहीं करी, अब मेरे को वो कह रहा है आप मेरे को पेमेंट करो धीरे धीरे करके। मैं कह रहा हूँ हाँ मैं तेरे को धीरे धीरे करके पेमेंट दूंगा। कह रहा है पेमेंट तो मैं आपसे लूंगा, बट मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लूंगा क्योंकि मेरा पैसा तो लगा पड़ा है। मैंने कहा हाँ आप पैसा ले लेना। अब डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे मैं उसको दो टाइप का पैसा दे रहा हूँ। एक मैं पैसा दे रहा हूँ उसको मशीनरी का पैसा, साथ में मैं एक पैसा दे रहा हूँ इंटरेस्ट का पैसा। तो बोल रहा है ये एक तरह की कंपाउंड हो गई ना ट्रांजेक्शन, दो बात आ गई इसके अंदर। तो कह रहा है when the installment is paid in respect of an item of property plant and equipment acquired on deferred payment basis includes interest एंड द इंटरेस्ट, उसके अंदर कह रहा है भाई इंटरेस्ट का एलिमेंट भी है, तो कह रहा है इंटरेस्ट के एलिमेंट को आप क्लासिफाई करेंगे एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और जो लोन का एलिमेंट है उसको क्लासिफाई करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर लोन का एलिमेंट कैसे इन्वेस्टिंग हो सकता है जी, लोन तो आपके लिए, ये आपका पास जो पैसा दे रहे हो वो आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही तो दे रहे हो, ठीक है ना। तो इस लाइन को देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, द लोन एलिमेंट इज क्लासिफाइड अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका मतलब है अगर मैं आज ही प्लांट एंड मशीनरी के पैसे पूरे दे देता, 1 करोड़ रुपए मैंने पूरे के पूरे पैसे आज ही दे दिए, तो ये मेरे लिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेकर आया, पैसे दे दिए। अगर इसने मेरे को बोला आप महीने में धीरे धीरे करके पैसे दे देना, 10-10 लाख रुपए करके पैसे दे देना, बट मैं 1 लाख रुपए और फालतू लूंगा इंटरेस्ट का, तो इस केस के अंदर क्या बोला, चल जी तेरा लोन है मैं तेरे को दे दूंगा। तो इस केस के अंदर मैं उसको फर्स्ट मंथ जब एंड हुआ, मैंने 10 लाख रुपए भिजवाए, ये जी ये आपके मशीन के पैसे और 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट। तो इसमें बोला ये जो आपने लोन की रीपेमेंट करी
ये कहीं ना कहीं अब आप अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे दे रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट के तो पैसे दे रहे हैं, उससे आपको छोटा सा लोन दिया था, तो ये 10 लाख रुपीज देंगे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और ये 1 लाख रुपीज जो इंटरेस्ट गए, ये कहाँ पे जाएंगे? ये फाइनेंस रेज किया था, ये फाइनेंस का पार्ट है, आपने उधार लिया था उसका पास है, पार्ट है ये, ठीक है ना? ओके जी, मजा आ गया, मजा आ गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे। की इंडिकेटर ऑफ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी, द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द की इंडिकेटर। अब ये की इंडिकेटर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक एंटिटी के ऑपरेशन से ही आप उसको जज करते हैं कि ये सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही। उसकी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सेकेंडरी बात है, इन्वेस्टिंग से जो कैश का फ्लो आ रहा है सेकेंडरी है भाई, मेन काम तो ऑपरेशन है ना। हम देखते हैं, हम थोड़ा सा कंफर्ट ड्रॉ करेंगे अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिटर्न कमा रहा है, बट हम सोलली जज नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। आपका काम है ऑपरेशन करना, बिजनेस करना। आपका फाइनेंस अच्छा है, आपको फाइनेंस मिल जाता है, सिबिल स्कोर वगैरह आपका अच्छा है, बट हम वहां से जो पैसा आ रहा है उससे आपके ऑपरेशंस को, आपके बिजनेस को थोड़ा जज करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज अ की इंडिकेटर of the extent to which the operations of an entity have generated sufficient cash flow। अगर मोटा मोटी बात करें तो सारा का सारा जो पैसा है वो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकलेगा ना। अगर कोई मेरे को उधार देता है काम करने के लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा देगा, अब वो क्या देख के पैसा देगा मेरे को ये देख के पैसा देगा कि मेरे ऑपरेशन कितने स्ट्रांग है, मैं ये वाले पैसे को उधार पे लेके इसको फटाफट क्या कहते हैं कन्वर्ट करके स्टॉक में वगैरह बेच के ऑपरेशन से पैसे कमाऊंगा, तभी तो इसके पैसे रिटर्न कर पाऊंगा। कोई मेरे को फाइनेंस देगा इसीलिए क्योंकि मेरा ऑपरेशन स्ट्रांग होगा, तब सारा की सारी जो आपकी क्या कहते हैं कैश फ्लो होने वाला है वो डिपेंडेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे, ठीक है ना? चलो, इसका क्या मतलब है कि एक एंटिटी ने ऑपरेशन करके सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट किया टू रीपे लोन, मेंटेन ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ एन एंटिटी। पैसा कमाओगे तभी तो लोन वापस करोगे। अगर आपको मशीनरी वगैरह लेनी है, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज को मेंटेन करना है, ऑपरेशन करके पैसा कमाओगे तभी तो मशीनरी वगैरह लोगे, ठीक है ना? ओके जी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्राइमरली derived from the principal revenue producing activity of the entity. Therefore, they are generally result in the transactions and the other event that enter into the determination of profit and loss also. Examples पढ़ लेते हैं फटाफट। कैश रिसिप्ट हो गया, आपने सेल कर दिया गुड्स के सर्विस, मोटा मोटा हम देखेंगे ना भाई, हमने सेल करिए कितना पैसा आया, लोग पैसा देख मार तो नहीं रहे हमारा पैसा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन, कैश पेमेंट है सप्लायर्स को, कैश पेमेंट है एम्प्लॉयज को, सैलरी का एक्सपेंस, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंटिटी। अच्छा, अब मेरी बात समझो, इंश्योरेंस वालों को अगर आप पैसा दे रहे हो, अब आपको उसको कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन करने में दिक्कत आ रही है यार, क्लासिफिकेशन कैसे करूँ इसकी, मेरा काम तो कुछ इंश्योरेंस का है नहीं, मैंने क्या कहते हैं बिजनेस करना है शूज बेचने का, और क्या कहते हैं ये इंश्योरेंस का तो कुछ मेरा ऑपरेशन से लेना देना नहीं है। तो हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग में। क्या इंश्योरेंस लेना इन्वेस्टमेंट हो सकता है? मुश्किल है। अगर क्या इंश्योरेंस लेना, अच्छा नहीं, इंश्योरेंस ये वाली जो इंश्योरेंस है ना बिजनेस की, इसमें आपको कोई पैसा रिटर्न नहीं मिलता। ये वाला पैसा अगर आपने स्टॉक का इंश्योरेंस ले लिया तो वो रिडीम हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप 1 साल के बाद पैसा वापस ले लो। ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होते, ठीक है ना? तो ये वाला इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। और ये वाला अगर इंश्योरेंस की बात करें, ये फाइनेंस भी नहीं है मेरे लिए, मैं तो पैसा दे रहा हूँ। तो जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आते, उन सबको आपको आंखें बंद करके ऑपरेशन में लेके जाना है। एक लॉजिक ये है कि हम ऑपरेशंस करें तभी तो हम स्टॉक वगैरह का इंश्योरेंस वगैरह करा रहे हैं ना, ठीक है। कैश पेमेंट आ रहा है, कोई रिफंड आ रहा है इनकम टैक्सेस का, अब इनकम टैक्सेस को कहीं और तो डाल नहीं सकते, तो फिर इसके लिए हम क्या इसको ऑपरेशंस में डाल देंगे, ठीक है ना? कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फॉर डीलिंग एंड ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। असेट हेल्ड फॉर रेंटल इनकम और सेल। अब अगर मैंने कोई असेट को हेल्ड कर रखा है कि भाई ये वाला असेट मैंने परचेज किया और इसको मैं अपने पास रख रहा हूँ रेंटल इनकम के लिए, तो क्या इससे जो मेरी इनकम होने वाली है वो इन्वेस्टिंग में जाएगी या फिर वो किस में जाएगी, मेरी ऑपरेशन में। सम ट्रांजेक्शन सच एज द सेल ऑफ आइटम ऑफ प्लांट may give rise to gain and loss that is included in recognized in profit and loss account, ठीक है जी। प्रॉफिट्स वगैरह हो गया अगर मैंने सेल कर दिया। द कैश फ्लो रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शन, वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मैंने प्लांट में इन्वेस्ट किया था फिर मैंने उसको बेच दिया। The cash flow relating to such transaction is cash flow from investing activity. However, cash payment to manufacture or acquire asset held for rental purpose, मैंने कहा ये बेचने के लिए मैं नहीं ले रहा, इसको मैं रेंट पे दूंगा आगे जाके, मैं इसे बिजनेस करके, मतलब एक तरह का बिजनेस है ना, मेरा रेंट पे देने का काम है। मैंने इस एसेट को रेंट पे दिया और टू अदर एंड सब्सिक्वेंटली हेल्ड फॉर सेल। अब कुछ टाइम के बाद मैंने बोला कि अब मैं इस एसेट को सेल करने के लिए रखा है, इससे मैंने ऑपरेशंस किए, अब मैं इसको बेचने चाहता हूँ। तो आपका क्या कहते हैं इंड एएस 16 जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसमें इसको डिफाइन कर रखा है, बता रखा है कि ये कैसे आप क्या कहते हैं हेल्ड करते हैं फॉर डिस्पोजल।
आपने कोई एसेट लिया जिसको आपने रेंटल पर्पस के लिए रखा, फिर उसको आप सब्सिक्वेंटली बेचना चाहते हैं। इसको हम इंड ए 16 में भी पढ़ेंगे एक बार। बट इस कैश फ्लो को क्लासिफाई करा गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। मेरे पास कोई प्लांट है जिसको मैंने रेंट के लिए रखा है, जो मेरी रेंट की इनकम आ रही है वो तो मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही है। बट ये वाले प्लांट को जब मैं सेल कर दूंगा, डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, जो मैंने अर्निंग्स करी वो भी मेरी अर्निंग्स क्या, जो भी पैसा आया वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही क्लासिफाई होगा। ठीक है ना? एक बार पढ़ेंगे फिर से इसको। However, cash payment to manufacture or acquire asset held for rental and other purpose and subsequently held for sale as described in paragraph 68A of Ind AS 16 property plant and equipment are cash flow from operating activity। आपको ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ ये लाइन को डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में पूछ लेंगे। ठीक है ना? डायरेक्टली ये लाइन दे देंगे, भाई एक एसेट लिया है, क्या कहते हैं उसको हमने डिस्पोज ऑफ करना है, हमने रेंटल पर्पस के लिए लिया है, तो उसका जो कैश होगा तो उसको किस एक्टिविटी में क्लासिफाई करना चाहिए, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, द कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम रेंट सब्सिक्वेंट सेल ऑफ सच एसेट्स आर आल्सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। सिक्योरिटीज स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है। सिक्योरिटीज लोन्स हेल्ड फॉर सेल, आपने सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए रखा है। आपका काम क्या है, आप सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते हैं, ठीक है ना, ब्रोकर है, ट्रेडर वगैरह है। तो इसमें बोला एन एंटिटी मे होल्ड सिक्योरिटीज एंड लोन फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस, आपने बेचने के लिए रखा हुआ है। सर हमें सिक्योरिटी बेचना समझ में आता है, लोन बेचना क्या होता है? जी लोन भी तो दिखता है पूरी की पूरी पोर्टफोलियो लोन की। बैंक कहता है यार मेरे से ये मेरी पूरी हाउसिंग लोन की पोर्टफोलियो है, तो मेरे को इसका कुछ पार्ट सेल ऑफ करना है। तो ऐसी एंटिटीज हैं, कहती है हमें बेच दो। वो लोन्स खरीदती हैं। अब वो लोन खरीदती हैं, उस पे कहीं ना कहीं रिटर्न तो आ रहे हैं ना, जिन्होंने लोन ले रखा है वो इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। जिस एंटिटी ने लोन को खरीदा वो इंटरेस्ट कमाएगा। अब ये पूरी की पूरी लोन की पोर्टफोलियो को आगे भी बेच सकता है, कह रहा आगे ले लो, कुछ परसेंटेज पे बिकती रहती है। ठीक है जी। अब कोई बंदा खरीदेगा इसे ना क्योंकि उसको उसमें इनकम दिख रही है। तो कह रहे हैं अगर आपके पास सिक्योरिटीज, अगर आपके पास लोन्स हैं जो आपने हेल्ड के लिए रखे हुए हैं, हेल्ड मतलब बेचने के लिए रखे हुए हैं, हेल्ड फॉर सेल है, तो उसको आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लासिफाई करना है। एन एंटिटी में होल्ड सिक्योरिटीज एंड लोन फॉर डीलिंग पर्पस, तो इसमें सिक्योरिटीज को बेचना, लोन्स को बेचना आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन विच दे आर सिमिलर टू इन्वेंट्री। अच्छा अगर इस केस में हम बात करें, जो भी लोन्स है, सिक्योरिटी है, वो मेरे लिए एक तरह की इन्वेंट्री होगी ना। मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास लोन की पोर्टफोलियो बड़ी है 5-6, मेरे को इसको बेचना है, तो मेरे लिए इन्वेंट्री होगी लोन की पोर्टफोलियो। ठीक है। Therefore, cash flow arising from such purchase and sale, dealing or trading securities are classified as operating activity. Similarly, cash advance and loans made by फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कैश एडवांस और लोन दे रहे, पैसा बांट रहे, लो लोन लो उधार लो, तो उनके लिए वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मैं किसी को पैसे देता हूँ, मैं शूज मैन्युफैक्चर हूँ, मेरे बड़े सारे ब्रांडेड शूज बन रहे हैं, अगर मैं किसी को पैसा देता हूँ, ले पैसे ले ले मेरे से, ये तू पैसा मेरे से लोन ले ले, मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। मैं उससे लोन से इंटरेस्ट लूंगा, ऐसे थोड़ा ना हवाबाजी में पैसा दे दिया मैंने उसको, तो यहाँ पर मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा। वही अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका काम ही पैसे को लोन पे देना है, तो उसके लिए वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ओके ओके ओके, बहुत सारा डिस्कशन होगी। चलो इंपॉर्टेंट बातें आती है अभी। रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर दो मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कहता है जो कैश आया ग्रॉस बेसिस पे लिखो, जिन्होंने आपको कैश दिया पूरा का पूरा लिखो। आपने सेल करी 1 CR की, आपको पेमेंट आई 80 लाख की, तो सीधा कैश फ्लो में लिख के जाओ 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपीज कैश इनफ्लो। आपने परचेज करी 70 लाख रुपीज की, आपने पेमेंट करी 50 लाख रुपीज की, सीधा ग्रॉस लेवल पे कैश फ्लो में लिखो आपने पेमेंट कैश का आउटफ्लो करा 50 लाख रुपीज। ये लिख दो भाई डायरेक्ट मेथड। जो आपके डायरेक्ट इनफ्लोज है उसको लिखो, जो आपके आउटफ्लोज है ग्रॉस लेवल पे उसको लिखो। आपने सैलरी वगैरह दी, ग्रॉस लेवल पे लिखो पूरी की पूरी। डायरेक्ट मेथड कहता है पूरा का पूरा ग्रॉस लेवल पे कैश का इनफ्लो कैश का आउटफ्लो लिख दो, बात खत्म होगी। पता चल जाएगा कि इंसान को कि आप ऑपरेशन करके कितना पैसा कमा रहे हैं। फिर एक मेथड और आता है इनडायरेक्ट मेथड। अब ये किसी एक पॉइंट को लिंक करता है कैश फ्लो से, जो वो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आप नेट प्रॉफिट से बात को स्टार्ट करो, प्रॉफिट से बात को स्टार्ट करो, और फिर इसमें एडजस्टमेंट कर करके आप क्या कहते हैं कैश फ्लो के फिगर पे आओ। ये भी एक तरीका है कि आपको एक क्या कहते हैं लिंक मिल जाए, एक रिकंसिलेशन मिल जाए कि यार नेट प्रॉफिट तो इस एंटिटी का इतना है, क्या इस कैश ऑपरेशंस के कैश कितने हैं, उससे जरा लिंक करके दिखाओ मेरे को। नेट प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, क्या ऑपरेशंस के भी कैश हैं? अब इस नेट प्रॉफिट के अंदर हम जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जो मतलब इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है, उसको लेस कर देंगे। कोई ऐसे क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लॉस है,
उसको ऐड कर देंगे। तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन करके हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेकर आते हैं, ठीक है ना। कोई नॉन कैश एक्सपेंस है आपका, क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह, उसको ऐड कर देंगे। जी कैश का फ्लो तो नहीं हुआ ना। चलो, द इनडायरेक्ट मेथड वेयर प्रॉफिट और लॉस इज एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अ नॉन कैश नेचर, कोई भी नॉन कैश नेचर की है, और डिफरेंस है, कोई अक्रूवल्स है, पास्ट एंड फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट है, उन सबसे एडजस्ट करके इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इन डे 7 की, तो यहाँ पर पुश करा गया कि आप डायरेक्ट मेथड को यूज करें, आप इनडायरेक्ट मेथड को कम यूज करें, प्रेफरेंस डायरेक्ट मेथड को दें, ठीक है ना। चलो, एनकरेज टू यूज डायरेक्ट मेथड एंड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एनकरेज करा गया, मोटा मोटा बोला यार आप डायरेक्ट मेथड को फॉलो करो, थोड़ा सा क्या कहते हैं बेटर पिक्चर वो प्रेजेंट करता है। अगर इन्होंने साथ में एक और बात बोली कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, अगर आपको डायरेक्ट मेथड को यूज करना है तो सीधा अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आप देख लो, ठीक है ना। एक थ्योरेटिकल पार्ट है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जाके देख लो भाई कितना मेरे को कैश आया, उसको ग्रॉस लेवल पे आप लिख दो, क्या कहते हैं, कैश इनफ्लोस, और कितनी आपने पेमेंट्स करी उनको लिख दो ग्रॉस लेवल पे कैश आउटफ्लोस। अच्छा, इसमें जो वर्ड आपको अंडरलाइन करना है वो ग्रॉस है, ठीक है ना, ग्रॉस को मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका रेलेवेंस अभी थोड़े टाइम में समझ में आएगा, ठीक है। चलो, एडजस्टमेंट कर दो सेल्स वगैरह के अंदर, इससे आप क्या कहते हैं वो कैश की फिगर, ग्रॉस कैश, ग्रॉस सेल्स जो उसकी फिगर को निकाल लेंगे, ठीक है ना। थ्योरेटिकल बातें छोड़ दो इसको। अगर इनडायरेक्ट मेथड की यूज करें तो यहाँ पर बोला आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे। अगर ऊपर की बात करें तो हमने बोला था 70 लाख रुपीज आपका इनफ्लो हुआ था, नहीं 80 लाख रुपीज आपका इनफ्लो हुआ था और 50 लाख रुपीज आउटफ्लो हुआ था। तो यहाँ पर बोला आपको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मेथड में आपने दिखा दिया 80 लाख रुपीज का इनफ्लो, 50 लाख रुपीज का आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो आपका 30 लाख रुपीज का आपको पैसा मिला, इनफ्लो है। इनडायरेक्ट मेथड बोलता है हम भी निकालेंगे, बट हम नेट नेट लेवल पे आपको दिखा देंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख ही है। दोनों मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो सेम ही आएगा, बट ये नेट लेवल पे दिखाएगा कि हाँ 30 लाख रुपीज के मार्क को कैश का जनरेट हुआ है। अलग अलग ना दिखाया उन्होंने, 80 लाख और क्या कहते हैं 50 लाख रुपीज, ठीक है। Under the indirect method, the net cash flow from operating activities is determined by adjusting profit and loss for the effects of changes during the period in inventory. इसको बोला जाता है change in working capital, changes in working capital। कोई भी नॉन कैश आइटम वगैरह है, डेप्रिसिएशन, आपका क्या कहते हैं डेफर्ड टैक्स, अनरियलाइज्ड फॉरेन करेंसी गेन्स, प्रोविजन वगैरह, इनको एडजस्ट करा जाता है, ठीक है ना। पैसा नहीं गया तो एड बैक कर दो, ठीक है। ऑल अदर आइटम विच द कैश इफेक्ट्स आर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, कोई आपके प्रॉफिट्स के अंदर ऐसा अमाउंट ऐड हो रखा है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, इंटरेस्ट वगैरह ऐड हो रखा है, तो उसको लेस करेंगे, क्योंकि आप अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं। अगर आपने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर रखी है फाइनेंस के केस के अंदर, तो कह रहे हैं कि यार वो आपने जो पैसा दिया है वो ऑपरेशन से उसका लेना देना थोड़ी है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से उसका लेना देना, वो फाइनेंस का एक्सपेंस है। तो उस केस के अंदर जो आपने इंटरेस्ट की पेमेंट्स करी है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस से लेस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को निकालने के लिए, ठीक है ना। चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की अब बात करेंगे हम। ऑपरेशन यहाँ पे खत्म होता है, एक मेजर पार्ट खत्म होता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमारा रह गए, और कुछ डिस्क्लोजर्स और रह गए। अभी हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस करा है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में है, ठीक है ना। पहले वो कैश मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा भी करेंगे। चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें, the separate disclosure of cash flow arising from investing activity is important because the cash flow represents the extent of which expenditure have been made for resources intended to generate future income। मैंने पैसा खर्चा किया, मैंने कैश दिया, बट ये कैश मैंने किस लिए दिया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे को फ्यूचर में इससे कैश इनफ्लोज होने वाले हैं। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यही दिखाता है। आपने ढेर सारा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, किसी स्टार्टअप में या फिर किसी एक लार्ज कंपनी में आपने कर दिया, ब्लू चिप कंपनी में कर दिया, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आपको दिखाएगा कि यार उन्होंने इस जगह पे बेट लिए, इस जगह पे पैसा लगाया, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इंडस्ट्री को ग्रो करने का, आगे जाके इनको ढेर सारा कैश फ्लो हो भी सकता है, ठीक है ना। चलो, ओनली एक्सपेंडिचर दैट रिजल्ट्स, जो पैसा आप लगा रहे हो दैट रिजल्ट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एसेट्स इन द बैलेंस शीट, जो जिस पैसे को खर्च करके आपकी बैलेंस शीट में एक असेट आएगा, उसको बोलते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। एग्जांपल्स पढ़े, सर हमें सब कुछ आता है, पढ़ लेते हैं फिर भी। कैश पेमेंट टू एक्वायर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, दीज पेमेंट्स इंक्लूड्स, जो भी आप क्या कहते हैं कुछ भी एसेट्स को आप खरीद रहे हो ना, जिससे आपके बैलेंस शीट में एसेट आ रहा है, उसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अच्छा एसेट अगर हट रहा है, एसेट खत्म हो रहा है बैलेंस शीट से, कैश आ रहा है वो भी तो दिखाओगे ना। आपका प्रॉपर्टी को आपने सेल करा, पैसा आ गया, प्रॉपर्टी हट गई हमारी बैलेंस शीट से, वो भी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है जी।
और क्या आ गया आपका कैश रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है, इक्विटी और डेट के जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स थी आपने उसको बेचा है, लिखा हुआ है देखो, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटी। अगर आप अपनी एंटिटी का डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बेचते हो तो इसका क्या मतलब है, आप फाइनेंस रेज कर रहे हो, आपने अपनी एंटिटी का डेट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में लेकर आए, तो उस केस में आपको पैसा मिलेगा, आपने फाइनेंस रेज करा। ठीक है, कैश एडवांस एंड लोन्स, आपने कोई लोन्स वगैरह दिए, मैं अगर शू ट्रेडिंग का काम करूं, मैंने किसी को लोन दिया तो मेरे लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है, मैं उससे रिटर्न चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांस, मेरे को उसने लोन वापस करा, वो मेरे लिए कैश इनफ्लो है। कैश पेमेंट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप, ये डेरिवेटिव अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, अब उस केस में बोला उसको भी हम इन्वेस्टमेंट मानेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन थी, लॉजिकल हम बात करेंगे, हमने कोई फॉरवर्ड फ्यूचर ट्रांजेक्शन कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में हमने एंट्री करी, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिए, मेरा पर्पस था कैश कमाना। मैंने कहा छोड़ना यार, मेरे को लगता है डॉलर ऊपर जाएगा खरीद लो, मेरे को लगता है स्टील का भाव ऊपर जाएगा खरीद लो, मेरे को लगता है किसी एक पर्टिकुलर चीज का भाव नीचे जाएगा बेच दो। तो अगर मैं ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो बोलेगा ये इन्वेस्टमेंट नेचर का है। यहाँ पे जो भी आप कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कर रहे हैं, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर रहे हैं, पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो कैश का आउटफ्लो है, जो रिटर्न्स कमा रहे हैं वो कैश का इनफ्लो है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन थी, अगर आपने हेजिंग के पर्पज से काम किया है, अगर आपने हेजिंग के पर्पज से काम किया है, तो उसको वो मतलब उसको इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। अभी हेजिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपका काम है, आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है जिसके अंदर आप स्टील का यूज करते हैं। अब आपको लगता है भाई स्टील के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, तो आपने क्या करा, आपने आज के दिन पे स्टील के प्राइसेस को बुक कर लिया अगले 3 महीने के लिए। आपको 3 महीने बाद स्टील की रिक्वायरमेंट है, आपके फैक्ट्री में यूज आएगा, तो आपने बोला यार आज के दिन पे मैं बुक कर लेता हूँ। अब इस ट्रांजेक्शन की वजह से अगर कुछ फ्लक्चुएशन होते, फ्लक्चुएशन तो होंगे ना, स्टील प्राइस ऊपर नीचे चलते रहते हैं, 3 महीने के बाद अगर मेरे को या प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस को इन्वेस्टमेंट वाला नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा ऑपरेशंस का पार्ट। जी मेरे को तो स्टील की रिक्वायरमेंट है, मैंने पहले इसकी हेजिंग करवाई थी। अब इसके अंदर अगर बात समझो, मैंने आज से 3 महीने बाद क्या कहते हैं स्टील परचेज करना है, आज के दिन पे मैंने बुकिंग कर दी कि भाई 80,000 रुपए में मेरे को स्टील मिल जाएगा। ठीक है, 3 महीने की बात की अगर बात करें तो उसका रेट था 1 लाख रुपीज। ठीक है, अगर मैं उस दिन परचेज करता मेरे को 1 लाख रुपए देने पड़ते, बट आज के दिन पे मैंने 80,000 रुपए ही दिए, तो ये पूरा का पूरा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसकी हेजिंग करने का तरीका क्या है, मतलब इसका हेजिंग होता है कैसा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, या तो आप डायरेक्टली एक स्टील मैन्युफैक्चर से बात कर लो, इस केस के अंदर कि आपने स्टील मैन्युफैक्चर को बोला कि मेरे को 3 महीने बाद आपसे स्टील लेना है, आप अभी मेरे को कोई रेट दे दो, वो आपको रेट देगा, बुकिंग हो जाएगी, जो भी आप पैसा देंगे उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को बुक करने का, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। 3 महीने बाद आप उसको 80,000 रुपए देंगे, चाहे जो मर्जी रेट हो स्टील का, आपको 80,000 रुपए में स्टील मिल जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट पे जाके भी इसकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपने आज के दिन पे कमोडिटी मार्केट में ये ट्रेड ले लिया कि भाई मेरे को 80,000 रुपए में अगले 3 महीने बाद स्टील लेना है, ठीक है ना, 3 महीने बाद उसका रेट हो गया 1 लाख रुपए। अब ये कमोडिटी मार्केट क्या करेगी, इस केस के अंदर जो डिफरेंस है 20,000 रुपीज का, वो आपको पे कर देगी। ठीक है ना, वो डिलीवरी नहीं करवाते, कहते हैं ऐसे ही ले लो आप हमसे, जो 20,000 रुपए डिफरेंस है वही ले लो ना। अब इस केस में क्या हुआ कि मैं अब 3 महीने बाद जब स्टील खरीदने गया, मैंने 1 लाख रुपए की पेमेंट करी किसको, स्टील जिसने मेरे को भेजा था उस मैन्युफैक्चर को, और 20,000 रुपए मैंने कमा लिए इस कॉन्ट्रैक्ट से जो मैंने हेजिंग पर्पज से लिया था। मेरे को तो स्टील 80,000 का ही पड़ा ना। तो इस केस में बोला गया जो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट करा, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करके 20,000 रुपए कमाए, ये 20,000 रुपए आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लॉजिक है जी। इस केस में भी नेट नेट अगर मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखूं तो वो भी 80,000 आ रहा है। मैंने 1 लाख रुपए की पेमेंट करी, बट 20,000 रुपए मेरे को रिटर्न में आ गए जो मैंने हेजिंग करी थी। लॉजिक है ना, मजा आ गया। When a contract is accounted for as a hedge of an identifiable position of the cash flow of the contract, अब उसमें कहे कोई identifiable position है, उसके लिए आपने hedging कर रखी है, the cash flow of the contracts are classified in the same manner as the cash flow of the position being hedged। जिस चीज के लिए आप उसकी hedging कर रहे हो, वो जिस एक्टिविटी में जा रहा है, आपको उसकी hedging के गेन और लॉस को भी उधर ही शो करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल तो हो गया। अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, मेरे को लगता है ये सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नीचे जाने वाली है, तो मैं दूसरे सेक्टर के अंदर कुछ हेजिंग हेजिंग की पोजीशन ले लेता हूँ। अब उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो मैं रिटर्न कमाऊंगा हेजिंग करके, कुछ मैंने कमाई,
तो वो वाला अभी भी इन्वेस्टिंग ही क्लासिफाई होगा, क्योंकि जो मेरा बेस ट्रांजेक्शन है वो इन्वेस्टमेंट ही था, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मैंने उसको हेजिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो वो भी अब इन्वेस्टमेंट ही क्लासिफाई होगा। ठीक है ना? एक बार फिर से इसको रीड करेंगे, समझ में आना चाहिए। कैश पेमेंट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पसेस और द पेमेंट्स आर क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोला इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। कब बोलेंगे? अगर इसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट को आपने हेल्ड कर रखा है कोई स्पेसिफिक ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए जो आपके मतलब बिजनेस से रिलेटेड है। अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो वो इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट नहीं आएगी। कैश पेमेंट करिए आपने फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेल्ड फॉर डीलिंग एंड ट्रेडिंग पर्पसेस और द पेमेंट्स आर क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग। अगर वो फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग में नहीं आता तब वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है जी? लॉजिक समझ में आना चाहिए भाई। जो आपका जो अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन है जिसको हेज कराया जा रहा है, अगर वो ऑपरेटिंग है तो इस हेजिंग के ट्रांजेक्शन में जो भी आपको गेन या लॉस हुआ है वो भी ऑपरेटिंग में जाएगा। अगर अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन जिसको आपने हेज कराया है वो इन्वेस्टिंग की है तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ठीक है जी? ऐसी फाइनेंस के नेचर का है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जाएगा। फाइनेंस को भी आप हेज करा सकते हैं ना, अगर आपने लोन्स वगैरह ले रखे हैं और उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या कहते हैं फ्लक्चुएटिंग है, तो उसको भी आप हेज करा सकते हैं। अब उसमें जो भी क्या कहते हैं फ्लक्चुएशन आएंगी, उसमें जो भी आपको गेन या लॉस होगा तो वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। ओके जी? चलो, अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग उधार ले रहे हैं, उधार का रिपेमेंट कर रहे हैं। द सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द क्लेम्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। भाई आगे जाके कितना पैसा वापस करना पड़ सकता है हमें। फाइनेंस जिसने आपको फाइनेंस दिया हमारे घर के वाला के खड़ा हो गया, मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख रहा हूँ, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा जी, बड़ा सारा लोन ले रखा है इसके अंदर, तो डिवेंचर से पैसा ले रखा है, अब बैंकों से लोन ले रखा है, टर्म लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट ले रखा है। मैं बोल रही हूँ जी आपसे तो पैसा मांगेंगे आगे जाके, कहाँ से पैसा लाओगे? आपको तो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे अच्छे खासे। वही मैंने एक और कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देखा, हाँ जी, आपने बड़ी सारी इक्विटी ले रखी है, आपको तो इक्विटी से पैसा है, आपको पैसा वापस तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको कोई फाइनेंशियल की कमिटमेंट तो नहीं है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, बट फिर भी आपके पास पैसा तो आ गया। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बढ़िया इक्विटी की आई है। ठीक है, द सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, कोई क्लेम्स देने की देना ऑन फ्यूचर कैश फ्लो बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल टू द एंटिटी। ठीक है, एग्जांपल क्या है? कैश प्रोसीड्स आपके पास आए शेयर्स की वजह से, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, कैश पेमेंट्स आपने करी, ओनर को डिविडेंड वगैरह दे दिए, ठीक है ना, कोई रिडेम्पशन कर दी प्रेफरेंस शेयर की, कैश प्रोसीड आपने डिबेंचर इशू करे, लोन ले लिया, बॉन्ड्स ले लिया, मॉर्गेजेस वगैरह हो गई। ठीक है, कैश रीपेमेंट्स है, जो भी आपने पैसे को बोरो करो उसको रीपे करोगे, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैश पेमेंट बाय अ लेसी फॉर द रिडक्शन इन द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रिलेटेड टू फाइनेंस लीज। एक स्पेसिफिक पॉइंट की अगर बात करें तो फाइनेंस जो लीज होती है वो एक तरह का बोरोइंग का पार्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही दिखाएंगे। ओके जी, तो फाइनेंस लीज के स्पेसिफिक अगर कोई बात आती है तो हमेशा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगी। ठीक है जी? चलो, अगला पार्ट हम करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस। अच्छा, कुछ और प्रोविजंस देखे जिसको भी हम रीड करने वाले हैं। कोई एंटिटी है, उसको रिपोर्ट करना है, उसको मेजर जो कैश फ्लोज आएंगे, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आएंगी, उनको ग्रॉस लेवल पे ही दिखाना है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आप नेटिंग करके दिखा दो, नेट करके दिखा दो, नेट में कितना इनफ्लो या आउटफ्लो है वो दिखा दो। अब ये हर एक जगह के रिस्पेक्ट में बोल रखा है। Cash flow arising from following operating, investing and financing activity may be reported on a net basis। आप नेट करके दिखा दो। अभी नेट करने का बेनिफिट क्यों दे रखा है? ये अगर आप ग्रॉस लेवल पे दिखाओगे तो एक बहुत ह्यूज नंबर आ जाएगा जो कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, इसलिए बोला आप नेट करके दिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट हो रहे हैं, बैंक के पास कोई डिमांड डिपॉजिट के अंदर पैसा एक्सेप्ट करा जा रहा है, रीपे करा जा रहा है, तो बैंक अगर देखेगा जी मेरे को पूरे साल के अंदर एक एंटिटी ने एक करोड़ रुपए के आसपास के क्या कहते हैं डिमांड डिपॉजिट करवाए, फिर उसने पैसा निकाल लिया 90 लाख रुपए। अब बैंक हर एक एंटिटी के हिसाब से अगर ये ट्रांजेक्शन दिखाएगा तो कितने ह्यूज नंबर में डिपॉजिट्स और रीपेमेंट्स आ जाएंगी। वो लगा यार आप सीधा का सीधा नेट में दिखाओ, एंड में आपका क्या कहते हैं इसके डिपॉजिट्स हैं या इसके विड्रॉल्स वगैरह हैं, रीपेमेंट्स हैं, ठीक है ना, नेट में इसका कितना बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए इसने डिमांड करवाया था क्या कहते हैं डिपॉजिट्स, फिर इसने निकाल लिए पूरे साल के अंदर क्या कहते हैं 90 लाख रुपीज, नेट में इसके 10 लाख आ गए, तो आप नेट 10 लाख का नेट दिखाओ। ठीक है ना, समझ आते हैं, नेटिंग समझ में आती है। फंड हेल्ड फॉर द कस्टमर
बाय एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। आपकी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आपके पास जो पैसा पड़ा है उसके अंदर आप बड़े सारे क्या कहते हैं परचेजिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं सिक्योरिटी की। तो कह रहा है आप भी नेट के बेसिस पे दिखाओ कि आपने क्या कहते हैं कितनी पेमेंट्स वगैरह क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को करी, जो भी आपने रिटर्न्स वगैरह दिए, जो भी क्या कहते हैं आपने उनसे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ली। नेट बेसिस पे आप कस्टमर को बताओ इस कस्टमर से मैंने क्या कहते हैं 1 करोड़ रुपए है, या इस कस्टमर को मैंने 1-10 करोड़ रुपए जो भी थे वापस कर दिए। ठीक है जी? ओके जी। रेंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ एंड पेड ओवर टू द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब कुछ लोग ये वाली सर्विसेज देते हैं जो प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं। अब मैंने बोला जी आपके पास बड़ी सारी प्रॉपर्टीज है, मैं आपके बिहाफ पे मैनेज कर दूं, 100-200 प्रॉपर्टी है आपकी, तो बड़ा एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है ये भी। तो इस केस के अंदर कहता है जी मैं आपके बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करूंगा, आपको भेज दूंगा। तो इसके अंदर मेरे पास बड़े सारे ऐसे क्लाइंट है, तो इसमें मैं सबका अगर रेंट को अपना क्या कहते हैं ग्रॉस लेवल पे दिखाऊं, तो मेरे कितनी रिसिप्ट कितनी इन्फ्लेट हो जाएंगी, जो कि मेरा रेंट नहीं है, ये तो उसका रेंट है, मेरे को तो कुछ कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर बोला जो आपका ग्रॉस में रेंट आया और आपने पेमेंट्स करी उसकी जो डिफरेंस है आप सिर्फ उसी को दिखाओ, पूरा का पूरा रेंट को दिखाने की जरूरत नहीं है ना। आपने 1 करोड़ का रेंट रिसीव करा, आपने 99 लाख रुपीज उसको दे दिए जिसकी प्रॉपर्टी थी, बैलेंस आपको तो 1 लाख ही बचा। तो आप सिर्फ 1 लाख की एंट्री दिखाओ, ये ग्रॉस 1 करोड़ 99 लाख ये मत दिखाओ। लॉजिक समझ में आता है जी, लॉजिक समझ में आता है। Cash receipt and payment for item in which the turnover is quick, the amount is large and the maturities are short. क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स की बात करें, भाई कितना कितना मतलब चर्निंग होती रहती है, हर महीने आपकी क्या कहते हैं 1-1.25 लाख का परचेजिंग करते हैं, फिर उसको रीपे करते हैं, कह रहे हैं नेट पे दिखा दो, ठीक है ना। टर्न आज फटाफट क्विक है, अमाउंट लार्ज है। परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अब इसके अंदर आप क्या कहते हैं बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आप सुबह सुबह उठते हैं एक ऑर्डर डाल देते हैं, शाम को उसको काट देते हैं, फिर सुबह अगले दिन उठते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, फिर आप एक ऑर्डर डाल देते हैं, फिर आप कैंसिल कर देते हैं। तो कह रहे हैं नेट बेसिस पे दिखाओ यार, क्या आप पूरे पूरे आप 360 डेज के जो भी आपके ट्रांजेक्शन वगैरह उसको आप दिखा दोगे, ठीक है। अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अगर आप बोरिंग्स वगैरह कर रहे हैं जिसकी मेच्योरिटी 3 मंथ्स तक की है, तो उसको ग्रॉस लेवल पे दिखाना मतलब पॉसिबल नहीं है। आप पूरा क्या कहते हैं छोटी छोटी जो बोरिंग्स है आपकी, अगर ग्रॉस लेवल पे ऐड करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो बोला इसको भी नेट बेसिस पे कि कितना आपका नेट में बोरो करा एट द एंड ऑफ द, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं जिस समय, ठीक है ना। तो पूरा आपका नेट में कितनी आपने बोरिंग वगैरह करी है, ठीक है। चलो ओके। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे बी रिपोर्टेड ऑन अ नेट बेसिस। स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोला जाए, वो जो एक्सेप्टेंस करते हैं रीपेमेंट करते हैं डिपॉजिट्स की, तो बोला उनको नेट बेसिस पे ही दिखाना है। आप डिपॉजिट्स ले रहे हैं रीपे कर रहे हैं, नेट बेसिस पे दिखाओ कितना पैसा आपको इनफ्लो है या फिर आउटफ्लो है। पूरा का पूरा इनफ्लो आउटफ्लो दिखाने की जरूरत नहीं है कि पूरा इनफ्लो फिर अलग से आउटफ्लो दिखाओ। नेट में दिखाओ आपको पैसा आया है या फिर गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपको डिपॉजिट्स आए 1 CR के, आपने रीपे कर दिए 99 लाख रुपीस के, तो आप इसको 1 CR और 99 लाख रुपीस अलग अलग अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में मत दिखाएं, आप इसका नेट दिखाएं कि आपको 1 लाख रुपीस आए हैं, ठीक है, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज अ बैंकर, ठीक है। द प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद एंड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पैसा डाल सकते हैं ना बैंक के पास, तो बोला वो भी नेट में दिखाए। अगर SBI है, इसको एक्सिस बैंक ने पैसे दिए निकाल लिए, यार इसको भी नेट में दिखाए, कस्टमर भी नहीं है, मतलब अगर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसकी भी डिटेल्स आपको ऐसी दिखानी है। कैश एडवांस एंड लोन मेड टू कस्टमर एंड रीपेमेंट ऑफ दोज एडवांसेस एंड लोन। मैंने किसी को एडवांस दिया, ये डिपॉजिट्स की बात थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ने डिपॉजिट्स लिए उसकी रीपेमेंट करी, उसको नेट पे दिखाना है। तो बोला अगर आप एडवांस एंड लोन्स भी दे रहे हैं उसको भी नेट पे दिखाएंगे। आपने 1 करोड़ रुपए का एडवांस दिया, उसने आपको 90 लाख रुपीस वापस कर दिए, तो आप बोलेंगे जी मैंने इसको फाइनेंस दे रखा है, मैंने इसको लोन दे रखा है, कितने का, नेट में 10 लाख रुपीस का, ठीक है। चलो अब आता है आपका एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है फॉरेन करेंसी कैश फ्लोस। अब फॉरेन करेंसी कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे हम। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाते हैं भाई जो कैश आया वो दिखाओ, सीधा कैश के ट्रांजेक्शन में वो दिखाओ। अगर आज के दिन पे मैं बात करूं, मेरे कोई फॉरेन कंट्री के अंदर मैंने सामान को भिजवाया, तो जिस दिन वो मेरे को पेमेंट करेगी मेरे कैश फ्लो में तो तभी आएगा ना जब पैसा आएगा। तो यहाँ पर बोला जिस दिन पैसा आएगा उस दिन जो फंक्शनल करेंसी है उस दिन का आप रेट लेंगे, एक्सचेंज रेट, और अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा देंगे। अगर मैंने किसी को सामान भेजा 100,000 US डॉलर, 1 लाख US डॉलर, और क्या कहते हैं जिस दिन उसने मेरे को पेमेंट करी, अगर पेमेंट नहीं करी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, नहीं आएगा तब नहीं आएगा, भाई कैश आएगा तभी तो दिखाएंगे ना। अगर उसने मेरे को पेमेंट करी तो फिर जिस दिन उसने मेरे को पेमेंट करी उस दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे,
एट द डेट ऑफ कैश फ्लो, जिस दिन उसने पेमेंट करी उस दिन का एक्सचेंज रेट लेके हम दिखा देंगे भाई रुपए में, अपनी फंक्शनल करेंसी में, ठीक है ना। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी शैल बी रिपोर्टेड इन एन एंटिटी फंक्शनल करेंसी। मेरी एंटिटी इंडिया में रजिस्टर्ड है, मेरी फंक्शनल करेंसी है रुपए, बाय अप्लाइंग टू द फॉरेन करेंसी अमाउंट एट द एक्सचेंज रेट। अब मैं एक्सचेंज रेट किस दिन का लूंगा, बिटवीन द फंक्शनल करेंसी मेरे आईएनआर का एंड द फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर का एट द डेट ऑफ कैश फ्लो, जिस दिन कैश का फ्लो रहा है। रिवेन्यू वाली बात नहीं चली किस दिन बुकिंग वगैरह हुई है, कह रहे जिस दिन कैश आया उस दिन का कैश वो एक्सचेंज रेट लेना है आपने, ठीक है। द कैश फ्लो ऑफ फॉरेन सब्सिडरी, अब मेरी कोई एक फॉरेन सब्सिडरी है, मैंने बाहर कंपनी खोल दी, मेरी सब्सिडरी है, तो कह रहा है उसको ट्रांसलेट भी करना होता है आपको, ट्रांसलेट करके यहाँ की एंटिटी के हिसाब से आप यहाँ की फंक्शनल करेंसी आईएनआर के अंदर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो बोला उसको आपको मतलब जो कैश फ्लो दिखाना है वो किस डेट का दिखाना है, तो कह रहा है जिस दिन का कैश फ्लो है उस दिन का रेट ले लो। The cash flow of foreign subsidiary shall be translated at the exchange rate between the functional currency and the foreign currency at the dates of cash flow। अब समझो, मैं बस ये ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्या मेरी फॉरेन सब्सिडरी काम कर रही है तो मेरे को इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखानी है, तो जिस दिन पे कैश फ्लो हो रहा है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया जी, आपकी कैश फ्लो इस दिन पे हुआ था, मैंने उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट किया फंक्शनल करेंसी में, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट करके दे दिया अपने इंडियन इन्वेस्टर्स को, देखो हमारी फॉरेन सब्सिडरी बढ़िया काम कर रही है, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है इसके अंदर कि हर रोज की ट्रांजेक्शन, हर रोज का क्या कहते हैं आप, क्योंकि सब्सिडी तो हर रोज ही काम कर रही होगी ना, कंपनी हर रोज काम कर रही होगी, ढेर सारी ट्रांजेक्शन होगी, तो यहाँ पर एक बेनिफिट दिया जाता है कि आप वेटेड एवरेज का एक्सचेंज रेट ले सकते हैं, ठीक है ना। वेटेड एवरेज, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी रेट्स एंड प्रोविजन, यहाँ पर दे रखा है AS 21 के अंदर, यहाँ पर बोल रखा है कि आप वेटेड एवरेज रेट को यूज कर सकते हैं, एक हफ्ते का जो भी आपका वेटेड एवरेज है ना उसको यूज करके आप ट्रांसलेट कर ले फॉरेन सब्सिडरी के लिए। यहाँ पर सिर्फ इतनी ही आपको रियायत है कि आप कुछ टाइम के लिए वेटेड एवरेज रेट को यूज कर ले, ठीक है, एक हफ्ते का ज्यादा आप यूज कर ले, बट ऐसा आपको अलाउ नहीं करा गया कि आप फॉरेन सब्सिडरी को जब कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आप क्लोजिंग रेट ले ले, जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उस दिन का रेट ले ले, वो नहीं करना, आप एक वेटेड एवरेज रेट ले सकते हैं, ठीक है ना। पढ़े इसको, इंड AS 21 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या बोलता है ये, cash flow denomination of a foreign currencies are reported in a manner consistent with Ind AS 21। Ind AS 21 बताता है आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट की ट्रांजेक्शन कैसे करनी है। The effect of changes in foreign exchange rate, this permit the use of exchange rate that approximates, क्या है approximate rate ले सकते हैं, द एक्चुअल रेट, जो अप्रोक्सीमेट करता है, अप्रोक्सीमेट्स है टू द एक्चुअल रेट। वैसे तो आपको अगर ट्रांसलेशन करना है आपका फॉरेन सब्सिडरी का जो कैश फ्लो की ट्रांजेक्शन हो रही है उसको डेट ऑफ कैश फ्लो पे ही करना है, जिस दिन आपका कैश फ्लो उस दिन पे करो, बट आपको एक रियायत दी गई कि आप अप्रोक्सीमेट रेट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेट फॉर अ पीरियड मे बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन और ट्रांसलेशन ऑफ अ कैश फ्लो ऑफ अ फॉरेन सब्सिडरी। कोई फॉरेन सब्सिडरी है उसके रिस्पेक्ट में आप एक वेटेड एवरेज रेट को यूज करके आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हाउएवर, Ind AS 21 does not permit use of exchange rate at the end of the report। एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड करेंगे तो गलत रिप्रेजेंटेशन होगा ना, जिस दिन कैश फ्लो हुआ है उस दिन का रेट यूज करके आप दिखाएंगे कि कितना कैश का फ्लो हमारी फंक्शनल करेंसी इंडियन रुपी में रहा, या फिर उसका एक अप्रोक्सीमेट रेट ले लेंगे जो कि है वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेट, ठीक है। अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस अराइजिंग on the basis of changes on cash and cash equivalent। अब आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक पार्ट है जिसके अंदर कैश आ गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह आ गई। अगर आपका कोई अनरियलाइज्ड गेन है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले जाना चाहिए। आंसर है नहीं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों जाएगा, हमारा अनरियलाइज्ड गेन है ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कोई पार्ट आया ही नहीं, यहाँ पर तो कैश की बात चल रही है। बट दिक्कत की बात एक जगह आती है जो कि है अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस, जो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है। जब आप उसकी क्या कहते हैं एक रिकंसिलेशन बनाएंगे तब दिक्कत आ सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में स्टार्टिंग में पड़े थे $1000, ठीक है, उस समय रेट था 80 रुपीज। आज के दिन पे जब आप क्लोज कर रहे हो अपने क्या कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हो तो उसके अंदर आपके पास एंड में भी वो $1000 पड़े हैं, आज के दिन पे एक्सचेंज रेट है 85। अब इसके अंदर जब आप रिकंसिलेशन बनाओगे तो कहीं ना कहीं मिसमैच आ जाएगा ना। अब यहाँ पर आपका क्या कहते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इसका कैश फ्लो तो होता रहा, बट आपका क्या कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ही चेंज आ गया,
तो इसके अंदर तो आपको जो डिफरेंस उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, पढ़ते हैं इसमें टेक्स्ट में क्या लिखा, अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट आर नॉट कैश फ्लोस। पहले बोला गया कोई अनरियलाइज्ड गेन या लॉसेस हो रहा है, आपका कोई डेटर था जिससे आपको 1 लाख यूएस डॉलर लेने, ठीक है ना, 1 लाख यूएस डॉलर, जिसका रेट था 80, जो कि अब 85 हो गया। जब आपने बुकिंग करी थी, जब आपने सामान भेजा था, सेल करा था, तब 80 का रेट था, आज 85 हो गया। तो कह रहा है ये आपको गेन तो हुआ है, बट इससे भी कैश की ट्रांजेक्शन थोड़ा ना हुई है। आपको पहले आप एक्सपेक्ट करते कि आपको 80 लाख रुपीस मिलेंगे, आज के दिन पे आप एक्सपेक्ट करें अब तो यार रेट बढ़ गया 85 लाख रुपीस मिलेंगे, बट आज के दिन पे कोई कैश फ्लो तो नहीं हुआ ना, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, आज के दिन पे इसका कैश फ्लो नहीं हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आर नॉट कैश फ्लो, ठीक है। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस ऑन कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के रिस्पेक्ट में हेल्ड or due in foreign currency is reported in the statement of cash flow in order to reconcile। हमें reconciliation बनाने के लिए उसको दिखाना पड़ेगा cash and cash equivalents at the beginning and at the end of period। this amount is presented separately। जो यहाँ पे आपको बेनिफिट हुआ ना ₹5 का, पहले भी आपके पास $1000 से स्टार्टिंग में, अभी भी आपके पास 1000 वही डॉलर पड़े हैं जो 85 रुपीस हो गया। अब आप इसको कन्वर्ट करके जब दिखाएंगे तो बोलेंगे मेरे को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्लोजिंग के अंदर मेरे को ₹5000 का इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे बेनिफिट हो गया, सिर्फ रिकंसिलिएशन के पर्पस के लिए। दिस अमाउंट इज प्रेजेंटेड सेपरेटली, इसको अलग से दिखाएंगे फ्रॉम द कैश फ्लो। इसको आप कहीं पे क्लासिफाई नहीं करेंगे कि ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, उसको वहां पर नहीं दिखाना। आपको सिर्फ कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ही एक पॉइंट डालना है कि जी मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, इस पे फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से ये डिफरेंस आया। ठीक है जी, बस यही है, ठीक है ना। जो भी आपका एंड डेट पे जो एक्सचेंज रेट है उसके बेसिस पे आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तभी तो हम दिखाएंगे ना कि रिकंसिलिएशन कैसे हो रही है। ओके, 85 रेट, 85 रुपीस का आपका डॉलर है, उसके रेट पे आप क्या कहते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो आपको वो क्लोजिंग रेट को यूज करके दिखाना पड़ेगा रिकंसिलिएशन। लॉजिक समझ में आता है? इसको हमें क्लासिफाई नहीं करना, ना ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट के अंदर ही हम दिखा देंगे। पहले हमारे $1000 थे, 8000 रुपीज आईएनआर इक्विवेलेंट, 80,000 रुपीज आईएनआर इक्विवेलेंट, जो कि अब 85,000 हो गए। मेरे को बेनिफिट हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर 5000 रुपीज का, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन रहा एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है ना। इसको हमने क्यों दिखाया, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश का पार्ट है, कैश का फ्लो हो चुका था पहले, उसके अंदर डिफरेंस है। हमने कैश को किसी और करेंसी में रखा हुआ है, उस पर डिफरेंस है। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ठीक है ना। ओके जी, ओके जी, ओके जी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स के बारे में बात करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड शैल ईच बी डिस्क्लोज सेपरेटली। आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव करा है, इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, डिविडेंड रिसीव करा है, डिविडेंड की पेमेंट करी है, इनको अलग अलग लेवल पे आपको सेपरेटली शो करना है। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड, दिमाग बंद आंखें बंद, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमने किस लिए इंटरेस्ट पे करा होगा, हमने कोई क्या कहते हैं फाइनेंस रेज करा होगा, उसके लिए करा होगा। और देखते क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, हमने रिसीव करे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी होगी तभी रिसीव करा होगा। इन केस ऑफ ओहो, बात को चेंज कर दिया, कह रहा है इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मैं बैंक हूं, मैं बैंक को मैंने इंटरेस्ट पे करा है, तो ये मेरा ऑपरेशन है। अगर मैंने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स को रिसीव करा है, तो ये कहां पे आना चाहिए, मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा काम ही इंटरेस्ट को पे करना है, इंटरेस्ट को रिसीव करना है, ठीक है ना। डिविडेंड्स को रिसीव करना भी मेरा ऑपरेशन हो सकता है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स काफी मतलब मेरा एक रेगुलर फोटे है, मैं करता रहता हूँ इन्वेस्टमेंट्स एज अ बैंकर। ठीक है। इन केस ऑफ अदर एंटिटी, कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड, अगर मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं, मेरा शू मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो मेरे लिए वो फाइनेंस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड शुड बी क्लासिफाइड, अगर मेरे को इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिलता है तो मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड शुड बी क्लासिफाइड, अब डिविडेंड पे को सोचते हैं हम, डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड पे करना है। अगर कोई बैंक डिविडेंड पे कर रहा है तो वो किसको कर रहा होगा, डिविडेंड हमेशा वो पे करेगा अपने शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स उसके लिए क्या है, फाइनेंस, तो उसको जो डिविडेंड की पेमेंट कर रहा है वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यहाँ पर जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था वो गलत आया था। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, इंटरेस्ट की पेमेंट एंड डिविडेंड की पेमेंट करी है, तो वो कहां पे क्लासिफाई होना चाहिए,
इंटरेस्ट की पेमेंट एंड डिविडेंड की पेमेंट करी है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। अब इंटरेस्ट की पेमेंट तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और डिविडेंड की पेमेंट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। एक फाइनेंसिंग है। डिविडेंड हमेशा पे करेगा फाइनेंसिंग वाला। डिविडेंड कौन पे करेगा? डिविडेंड देना मेरा कोई ऑपरेशन थोड़ा ना है। डिविडेंड मैं किसको दूंगा? जिसे मेरे को कैपिटल दिया है। तो डिविडेंड पेमेंट इज ऑलवेज 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 योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपने कोई कैपिटल रेज करी थी फाइनेंस, उसको आप डिविडेंड दे रहे हो तो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है, डिविडेंड की पेमेंट हो रही है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? तो पहली बात तो क्वेश्चन गलत है, बट अगर आपको मार्क करना है इसके अंदर तो आपको मार्क करना था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इंटेंट समझ में आ रहा है कि ये गलती होगी, चलो वो बात अलग है, बट समझ में आ रहा है कि ये बताना चाहते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ही इंटरेस्ट इंटरेस्ट की पेमेंट करना है। ठीक है ना? अब आपको लॉजिक समझ में आता है। आपको अगर कोई पूछेगा इस क्वेश्चन के बारे में तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना? चलो 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 चलो। The total amount of interest paid during a period is disclosed in the statement of cash flow. जो भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट करें उसको डिस्क्लोज करना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अगर वो कैपिटलाइज भी हो रहा है, एक आपका इंड एस है बोरोइंग कॉस्ट, जिसमें कुछ सर्कमस्टांस के अंदर आप अपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को असेट में लेके जा सकते हैं। आप कोई एक असेट ऐसा बिल्ड कर रहे हैं जिसके लिए आपने लोन उठा रखा है। अब उसके अंदर जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो आप लोन को रीपे करते समय, तो बोल रहा है आप इस इंटरेस्ट को एक्सपेंस ना मानते हुए एक असेट की वैल्यू में इंक्लूड कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं इसको। तो बोला अगर ये भी आपका ऐसा सिनेरियो है, इस केस में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही दिखाई जाएगा, इंटरेस्ट की पेमेंट दिखाई जाएगी। ठीक है ना? एक क्लैरिफिकेशन दी। चाहे इंटरेस्ट का आपका एक्सपेंस है, चाहे आप उसको कोई इंड एज के प्रोविजन से, कोई अकाउंटिंग प्रोविजन से आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो, उस केस में भी, दोनों केस में कैश की पेमेंट तो आपको दिखानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस स्पेसिफिक केस है। अगर इनकम के ऊपर टैक्स दिया जा रहा है तो वो ऑपरेशंस के रिलेटेड है। अगर आपके स्पेसिफिक टैक्सेस है कोई इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग के रिलेटेड, तो आप उनको वहां क्लासिफाई करेंगे। अदर देन दैट सारे के सारे टैक्सेस आपके ऑपरेटिंग नेचर के हैं। अगर बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई टैक्स, तो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। आपने सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए टैक्स दिया, ठीक है ना? परचेज करते हो, एसटीटी देते हो, तो बोला भाई वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टैक्स है, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का माना जाएगा। अच्छा, डिविडेंड्स की बात करें, पुराने कॉन्सेप्ट कुछ कुछ हैं तो वो आप छोड़ दे, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। अगर क्या कहते हैं एक कंपनी को डिविडेंड पेमेंट करनी है तो उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी देना पड़ जाए, तो उस केस के अंदर ये वाला टैक्स फाइनेंसिंग नेचर का है, क्योंकि जो डिविडेंड्स मैं पे कर रहा हूँ वो फाइनेंसिंग नेचर का है। तो जो अंडरलाइन ट्रांजेक्शन है जिस नेचर की वो है, उसके रिस्पेक्ट में जो टैक्सेस है वो भी उसी क्या कहते हैं एक्टिविटी में जाएंगे। अगर मैं इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए कोई टैक्स दे रहा हूँ तो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर मैं कोई फाइनेंस को रेज करने के लिए, कोई फाइनेंस की रीपेमेंट करने के लिए पैसा दे रहा हूँ तो मेरा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अदर देन दैट सारे के सारे जो आपके टैक्सेस हैं वो टैक्सेस ऑपरेशंस के हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। ठीक है ना? चलो, चेंज इन ओनरशिप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में इधर से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट बात है थोड़ी सी। चेंज इन ओनरशिप इंटरेस्ट इन सब्सिडरी एंड अदर बिजनेसेस। इसमें क्या बोला गया? देखो, मेरा क्या कहते हैं, पैसा मैंने एक एंटिटी में लगा रखा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात को एक्सपैंड करा गया। मैंने यहाँ पर पैसा लगाया एक सब्सिडरी के अंदर, ठीक है जी। अब मैं पैसा उसमें लगा रहा हूँ तो मेरे तो इन्वेस्टमेंट ही है वो। मैंने कहा भाई ये वाली एंटिटी है, इसको मैं टेक ओवर करना चाहता हूँ, मैंने पैसा लगाया, दे भर भर के इसको पैसा दिया, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड बोला गया, एक पर्सपेक्टिव दिया गया, देखो आप जो पैसे लगा रहे हो वो इन्वेस्टमेंट तो है, ये क्लियरली हम आपको कह रहे हैं, आपने एक्वायर कर लिया इसको, आपकी ये इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आपकी ऑलरेडी मतलब आप क्या क्या कहते हैं, आप उसके ओनर हैं और फिर अगर आप उसमें कुछ और पैसा लगा रहे हैं, तो वो इन द नेचर ऑफ फाइनेंस माना जाता है, कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से पैसा नहीं दे रहे, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना? एक बार हम इसको रीड करते हैं कि इसका कहना क्या चाहता है। The aggregate cash flows arising from obtaining or losing control in subsidiary। मैंने एक सब्सिडरी पे कंट्रोल मतलब गेन किया, या फिर एक कंट्रोल लूज किया। अगर मैंने कंट्रोल गेन किया तो मैंने उसको परचेज कर लिया ना, तो ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, मैंने उसको परचेज कर लिया, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर मैंने एक एंटिटी के कंट्रोल को लूज कर दिया, मैंने बेच दिया उसको, मैंने बेच दिया, जो भी उसका इन्फ्लो है मेरे लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का है, इन्वेस्टमेंट करी थी। The aggregate amount of cash paid or received as consideration for obtaining or losing the control of subsidiary or other businesses in reported in the financial statement, the cash flow is net of cash and cash equivalents acquired और डिस्पोज as a part of such transaction। इसके अंदर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पर्सपेक्टिव।
कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन ओनरशिप, इंटरेस्ट इन अ सब्सिडी दैट डू नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंट्रोल। अब क्या कहते हैं, जो भी मेरा ओनरशिप था मैंने ऑलरेडी उसको मेंटेन करा, अगर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा और पैसा डाल दिया तो मेरे लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बढ़ गई उसके अंदर, करेक्ट। अगर मैंने वो वाली एंटिटी है उसने मेरे को कुछ रिटर्न कर दिया, मेरे को कुछ रिटर्न कर दिया उससे पैसा, तो उसको एक एक्सेप्शन के फॉर्म में बोला कि ये इन्वेस्टमेंट वाला रिटर्न का पार्ट नहीं है, आपको एक तरह का फाइनेंस मिल गया है। cash flows arising from change in ownership interest ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control shall be classified as cash flow from financing activity। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। बात को समझेंगे एक बार फिर से, ये वाली एक सब्सिडरी एंटिटी है, मैं इसकी होल्डिंग एंटिटी हूँ, ठीक है, ये मेरी एंटिटी है, इसके पास मेरे पास पूरा का पूरा कंट्रोल है। अगर मैं इसका पूरा कंट्रोल लूज कर देता हूँ, बेच देता हूँ, तो इसमें जो भी मेरे को कैश का इन्फ्लो होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर मैं एक एंटिटी को खरीद लेता हूँ तो जो भी मैंने पैसा दिया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है जी, मैंने खरीद लिया उस पूरी एंटिटी को। एक और केस आता है, ये मेरी होल्डिंग एंटिटी, ये मेरी ऑलरेडी सब्सिडरी एंटिटी है, ठीक है ना, ये मेरी सब्सिडरी एंटिटी है। अब मैंने इसको बोला यार इसके अंदर है ना बड़ा पैसा लगा पड़ा है, ऐसा करते हैं इसके कुछ शेयर्स को बेच देते हैं, कुछ शेयर्स को बेच दो इसको, कुछ शेयर्स को बेच दो, बट इसको मैं कंट्रोल में अपने ही रखूंगा, सब्सिडरी मेरी रहेगी। चाहे इस पे 95% मेरे शेयर थे ना, अब मैं इसको 90% पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पर जो आपको 5% का पैसा वापस मिला, तो इसको इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करना नहीं बोला गया, इसमें बोला आपने एक तरह का फाइनेंस रेज करा है जैसे, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई करा गया। लॉजिक क्या है, आपने यहाँ से पैसा ले लिया, फिर आप यहाँ पे क्या कहते हैं, पैसा क्या कहते हैं वापस भी डाल देंगे, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए पैसे का लिया या फिर दिया। इसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर आप उस एंटिटी के कंट्रोल को लूज नहीं कर रहे और वहां से ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, तो एक तरह का आप अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस, दोनों एंटिटी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए काम कर रही है। समझ में आती है बात, मैंने उसकी क्या कहते हैं उसके ऊपर कंट्रोल को लूज नहीं करा, और वहां पर कैश का फ्लो मैं कर रहा हूँ किस फॉर्म में, अभी उसको रिक्वायरमेंट है पैसा दे दिया, अभी मेरे को रिक्वायरमेंट है मैंने उससे पैसा ले लिया। तो कह रहा है आप अपने फाइनेंसिंग के लिए काम कर रहे हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर रहे। आपने उसको, अगर आपको उसको बेचना होता ना, तो आप पूरा का पूरा उसका कंट्रोल लूज कर देते, आप पूरा का पूरा उसकी एंटिटी को बेच देते, वो इन्वेस्टमेंट मानी जाती। बट अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि आप कभी पैसा ले लिया कभी दे दिया और आप उसका कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहे हम, वो फाइनेंस नेचर का है। लॉजिक भी थोड़ा थोड़ा कहता है, समझ में आता है। चलो ठीक है। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, investment and financing transaction that do not require the use of cash and cash equivalent shall be excluded from statement of cash flow। इसका क्या मतलब है, अगर कोई मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी उसके लिए मेरे को पैसे नहीं देने पड़े, मतलब मैंने किसी से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और उसको मैंने अपने शेयर इशू कर दिए, मैंने डिबेंचर इशू कर दिए, तो वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं है, क्योंकि कैश का फ्लो ही नहीं हुआ। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। डिस्क्लोजर्स की बात आ गई, अब डिस्क्लोजर है, अदर डिस्क्लोजर है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे एग्जाम में आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। चलो, आपके नॉन कैश ट्रांजेक्शन के यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं, कन्वर्जन हो गया डेट का इक्विटी का, आपने कोई एक्वायर कर लिया एंटिटी को, उसको अपने शेयर्स इशू कर दिए, मर्जर एक्विजिशन ऐसी होता है ना, आप एक्विजिशन करी, पैसा नहीं देते, आप कहते हो मेरी एंटिटी के शेयर्स आपको दे दे, तो ये सारे के सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये नहीं आएंगे। ओके, अदर डिस्क्लोजर की बात करते हैं। एन एंटिटी may disclose together with commentary, अब commentary दे रही है मैनेजमेंट, अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस वगैरह है, क्यों है, क्या पर्पस है, आगे जाके हमारे क्या प्रोस्पेक्टिव है इसको लेके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस नॉट अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ ग्रुप, अब आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ पार्ट तो आ रहा है बट आप उसको यूज नहीं कर सकते। ऐसा होता है अगर आपकी कोई सब्सिडी के पास पैसा पड़ा हुआ है और वहां के लॉज ऐसे हैं कि वो आपको पैसे को रिपैट्रिएट करना अलाउ नहीं करते कि आप किसी और कंट्री में पैसे को ले जाओ, तो वहां पर आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फॉरेन सब्सिडी का पैसा तो आ रहा है बट आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो आपको बताना है डिस्क्लोजर में कि यार देखो वहां की कंट्री है, वहां पे बड़ा सारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा है बट मैं यूज नहीं कर सकता, तो मैं अपने यूजर्स को बता रहा हूँ चाहे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अमाउंट बड़ा सारा दिख रहा है बट अगर आगे जाकर दिक्कत होती है हम इस कैश इक्विवेलेंट और कैश को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बोला कि अगर आपके पास कोई सैंक्शन फैसिलिटीज है, कोई बोरिंग फैसिलिटीज है जिसको आपने ड्रॉ नहीं कर रखा, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 करोड़ की क्या कहते हैं लिमिट है, क्या कहते हैं बैंक से, बैंक लेटर लेके खड़ा रहता है, मेरे को कहता है लो आपकी सैंक्शन है आप यूज करो, मैं यूज करता ही नहीं, मेरे पास पैसा बहुत है, तो इसमें बोला आप डिस्क्लोज करेंगे अगर आपकी कोई अनड्रॉन बोरिंग फैसिलिटी है। इसका पर्पस क्या रहा है, बेनिफिट क्या हुआ, एज अ इन्वेस्टर मेरे को लगेगा यार इसके पास तो क्या कहते हैं बड़े सारा फाइनेंस का सोर्स है, अभी ले नहीं रहा बट सोर्सेस वगैरह तो है ना,
आगे जाके फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो इसके पास एप्रोप्रिएट वेज है फाइनेंस रेज करने के, ठीक है। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लोस रिप्रेजेंट इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कैपेसिटी। आपने अगर इन्वेस्टमेंट भारी भरकम कर दी तो आपको दिखाना है कि इस इन्वेस्टमेंट करने से आपकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी में कितना फर्क आया, कितना डिफरेंस है, बढ़ गई क्या ऑपरेटिंग कैपेसिटी, या फिर आपने उसको मेंटेन करने के लिए, जो पहले आप 1 लाख यूनिट बनाते थे अभी भी 1 लाख यूनिट बना रहे हैं, आपने मेंटेन करने के लिए करा है, या फिर 1 लाख यूनिट से आप 2 लाख यूनिट तक पहुंच गए, ठीक है। आपका अगर कोई सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग है तो आप उसको सेगमेंटली दिखाएंगे कि भाई मेरे एक स्पेसिफिक सेगमेंट का कितने ऑपरेशन से पैसा है। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट। अगर सेगमेंट की बात करें इसकी डेफिनेशन इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में दे रखी है। तो सेगमेंट्स के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी यूजर्स को कि यार ये वाला सेगमेंट प्रॉफिटेबल है, ये वाला सेगमेंट में पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। The separate disclosure of cash flow that represent increases in operating capacity and cash flows that are required to maintain the operating capacity. इंपॉर्टेंट है बात को भी डिस्क्लोज करना। इंडेक्स बोलता है आप डिस्क्लोज कर दो पैसा अगर आप इन्वेस्ट करो, ऑपरेटिंग कैपेसिटी मेंटेन करोगे या इसको इंक्रीज करोगे, ठीक है। द डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंटल कैश फ्लोज एनेबल द यूजर to obtain a better understanding of the relationship between cash flows of a business as a whole and those of its component parts and the availability of वेरिएबिलिटी ऑफ द सेगमेंटेड कैश फ्लो, ठीक है यार। कैश फ्लो का सेगमेंट के अंदर देख लेना, अलग अलग सेगमेंट आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा सेगमेंट प्रॉफिटेबल है कौन सा नहीं है, इंटेंट यही है। चलो यहाँ पर आपका क्या कहते हैं कैश फ्लो का टेक्स्ट कंप्लीट होता है। अभी सिर्फ हमने इंड ए 7 के टेक्स्ट को पढ़ा है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू जरूर अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट आता है तो आप चैट सेक्शन में अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, ठीक है जी। चलो इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं, ओके टाटा बाय बाय।